हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एनएफआर जोन के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर एनएफआर जोन के अंतर्गत जो अलग अलग डिवीजन्स, जो टोटल 5 डिवीजन्स है, जिसमें अगर बात करें तो कटिहार, सेकेंड बात करें तो अलीपुर, थर्ड लमडिंग, फोर्थ की अगर बात करें तिनसुकिया, फिफ्थ की अगर बात करें तो रंगिया। इन 5 डिवीजनों के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो यह पेपर 7 दिसंबर 2025 को 25% डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। इसमें कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय यहाँ पर दिए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन एसएबी डैश डायमेंशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द प्रोटेक्टिंग स्लीव ऑफ द स्क्रूज एंड द ग्रूव मार्क ऑन द स्क्रू रड व्हेन द स्क्रू रड इज फुल्ली रिलीज्ड। यहाँ पर एसएबी के अंतर्गत एक डायमेंशन जो ए डायमेंशन और सेकेंड जो होता है वो ई डायमेंशन यहाँ पर होते हैं। एसएबी यानी स्लैक एडजस्टर बैरल होता है, जो कि ऑटोमेटिकली रूप से जो ब्रेक लॉक्स एवं व्हील ट्रेड के बीच के जो गैप्स होते हैं उसको मेंटेन करने का काम यहाँ पर एसएबी के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें जो डायमेंशन पूछे गए हैं वह यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि जो एसएबी यहाँ पर होते हैं, जिसे एसएबी बैरल्स होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर प्रोटेक्शन ट्यूब्स होते हैं। यहाँ पर जो कट मार्क जो रड पर बने होते हैं स्लीव के ऊपर, स्क्रू रड के ऊपर, उन कट मार्क एवं प्रोटेक्शन ट्यूब्स के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसे ई डायमेंशन के तौर पर जाना जाता है। वहीं अगर बैक साइड अगर बात करें तो कंट्रोल लड हेड्स एवं बैरल ऑफ एसएबी के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पर ए डायमेंशन के तौर पर जाना जाता है। अगर बात करें ई डायमेंशन का तो यह 555 से लेकर 575 के रेंज में नॉर्मली यहाँ पर होते हैं। वहीं ए डायमेंशन की अगर बात करें यहाँ पर तो यह यहाँ पर 70+2 -0 mm ऑल टाइप विथ कैसना बोगी के साथ यहाँ पर होते हैं। वहीं बोबारन के केस में यह ए डायमेंशन 27+2 -0 mm यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर एसीबी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे वह डायमेंशन पूछे गए थे एक सर्टेन डिस्टेंस के बीच, तो वो यहाँ पर ई डायमेंशन के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एसीबी के लिए यहाँ पर जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स का जो प्रोविज़न किए गए हैं वह G92 के अंतर्गत किए गए हैं, जिसमें IRSA 600 स्लैक एडजस्टर के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, टेयर वेट ऑफ बीआरएन वैगन्स। जो बीआरएन फ्लैट वैगन जो होते हैं यहाँ पर इनका टेयर वेट पूछा गया है। तो टेयर वेट जो होता है बीआरएन वैगन का 24.393 टन यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर नियरली जो है 24.4 टन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें बीआरएन वैगन का, यहाँ पर नेक्स्ट वैगन प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर ग्रॉस लोड पूछे गए हैं। तो ग्रॉस लोड जो होता है यहाँ पर बीआरएन वैगन का वह यहाँ पर टीयर वेट प्लस पे लोड को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर ग्रॉस वेट निकल कर आता है, क्योंकि टीयर वेट जो है बीआरएन वैगन का वह 24.393 टन है। वहीं पे लोड की अगर बात करें यहाँ पर तो 56.887 यहाँ पर टन होते हैं। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 81.28 टन निकल कर आएगा, जो यहाँ पर
BRN वैगन का यहाँ पर ग्रॉस वेट होगा। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात करें अगर जो अदर डायमेंशन जो रेगुलर बेसिस पर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जिसमें लेंथ अवर हेड स्टॉक पूछ लिए जाते हैं BRN वैगन का, जो कि 13,716 mm यहाँ पर होते हैं। वहीं लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें यहाँ पर तो 14,645 mm यहाँ पर लेंथ अवर कपलर डिस्टेंस BRN वैगन का यहाँ पर होता है। वहीं विड्थ की अगर बात करें यहाँ पर तो 2,845 mm यहाँ पर होते हैं। बोगी सेंटर के बीच अक्सर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो BRN वैगन के केस में यहाँ पर बोगी सेंटर्स के बीच डिस्टेंस 9,144 mm यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार जो आपको डायमेंशन एडिशनल रूप से इंफॉर्मेशन बताए जा रहे हैं, उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक्स। कोच वाटर टैंक्स के क्लीनिंग के लिए जो इंटरवल जो है अंतराल है वह 1 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व्स। BTPN सेफ्टी वाल्व्स का यहाँ पर वर्किंग प्रेशर पूछा गया है। सेफ्टी वाल्व्स जब भी कोई बैरल्स जो टैग वैगन्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो बैरल्स होते हैं, इसमें एक सर्टेन प्रेशर्स होते हैं। इन एक्सेस प्रेशर्स को यहाँ पर, जिससे यहाँ पर कोई जो दुर्घटना वगैरह है उसको घटने से बचाने के लिए इनके अंतर्गत बनने वाले जो एक्सेस प्रेशर जो है उनको एटमॉस्फेयर के अंतर्गत यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। इनके नंबर्स अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। इनके लोकेशन भी जो है वो यहाँ पर सेफ्टी वाल्व का वो अलग अलग यहाँ पर पोजीशंस पर होते हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर तो मेनली सेफ्टी वाल्व जो है वह ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बैरल के अंतर्गत बनने वाले एक्सेस प्रेशर को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर लगे होते हैं। इसमें जो पूछा गया है BTPN के सेफ्टी वाल्व्स का पूछा गया है। तो BTPN की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 2 डोम्स लगे होते हैं। 2 डोम्स के जस्ट सेंटर में यहाँ पर सेफ्टी वाल्व्स यहाँ पर BTPN टैग वैगन का लगा होता है। इसमें अगर बात करें तो 0-1 नंबर्स में लगे होते हैं और इनके वर्किंग प्रेशर की अगर बात करें तो यह 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वर्किंग प्रेशर होता है और यह आउटसाइड डोम्स और सेंटर ऑफ बैरल्स पर यहाँ पर माउंटेड होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। BTPN वैगन के लिए जो यहाँ पर RDSO टेक्निकल पैम्पलेट जो निर्धारित किए गए हैं वह यहाँ पर G90 यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार जो अदर टाइप्स के जो यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम टैंक वैगन जो होते हैं, जिसका यहाँ पर हम बात करें अगर तो BTP GLN जो होते हैं टाइप्स, इसका RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G86 होते हैं। इस केस में भी यहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं सेफ्टी वाल्व्स का नंबर्स कोई कहाँ पर ये लोकेटेड होती है और इसका वर्किंग प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 2 नंबर्स में यहाँ पर सेफ्टी वाल्व्स लगे होते हैं, सेफ्टी वाल्व्स। इसके अलावा अगर बात करें तो यह बैरल के ऊपर जो डोम्स लगे होते हैं BTPN वैगन्स में आउटसाइड डोम्स और सेंटर ऑफ बैरल पर होते हैं, जबकि BTP GLN की अगर बात करें तो प्रत्येक डोम जो होते हैं जहाँ से फिलिंग किए जाते हैं गैसेस का या पेट्रोलियम्स का। तो यहाँ पर हम बात करें गैसेस के लिए जो यहाँ पर फिलिंग के लिए जो यहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए हैं, इस डोम के अंतर्गत यानी इनसाइड ईच डोम या लोकेटेड होते हैं। और इसके वर्किंग प्रेशर की अगर बात करें BTP GLN वैगन के अंतर्गत तो यह 15.85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर होता है BTP GLN वैगन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी फॉर द न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन्स। नए बने BLC कंटेनर वैगन का पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का अधिकता कितना होता है। तो यह 6 ईयर के अंतराल पर यहाँ पर कराए जाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें दोनों केसों में यहाँ पर बात करें तो 6 ईयर के अंतराल पर होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एनरोबिक बैक्टीरिया। एनरोबिक बैक्टीरिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिए गए हैं वो करेक्ट है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एनरोबिक बैक्टीरिया जिसका प्रयोग बायोटॉयलेट्स के अंतर्गत जो ह्यूमन वेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय करके इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का एक्सपोजर करते हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, और इसके बाद लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में या फर्दर प्रोसेस के लिए आगे यहाँ पर एनरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से किया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो यह विदाउट ऑक्सीजन भी यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और इनकी अगर बात करें तो यह 30 मिनट से 16 आवर्स के बीच यह पॉपुलेशन को अपना डबल करते हैं। तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो कि केवल एकमात्र ऑप्शन जो है इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा रिगार्डिंग एनरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पर अगर बात करिए वर्किंग अगर देखिए बायोटॉयलेट्स का, तो इसमें ह्यूमन वेस्ट फिर यहाँ पर एनरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर मिक्स होते हैं, और एनरोबिक बैक्टीरिया जो ह्यूमन वेस्ट के साथ मिक्स होते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन जो है गैसेज वह एटमॉस्फेयर के अंतर्गत रिलीज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर लिक्विड वेस्ट यहाँ पर बनकर निकलते हैं। लिक्विड वेस्ट को यहाँ पर क्लोरिनेशन प्रोसेस से यहाँ पर गुजारा जाता है। फिर यहाँ पर फर्दर डिसइंफेक्टेड जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जो यहाँ पर डिस्चार्ज होने वाले जो इफ्लुएंट वगैरह जो होते हैं इनका पीएच वैल्यू जो रिकमेंड किए गए और 6 से 9 तक का यहाँ पर पीएच वैल्यू होते हैं। बायोटॉयलेट्स के अंतर्गत इस ट्रैप्स का यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट लेवल ऑफ डैशबोर्ड वाइल मेंटेन ऑन द कोचेज एट वॉशिंग पिट्स। वॉशिंग पिट्स के ऊपर जो कोचेज के अंतर्गत जो यहाँ पर डैशबोर्ड वाइल का जो लेवल यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं वह कितना यहाँ पर mm तक किए जाते हैं वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पर 40 mm तक यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन जो है वह सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग इज डैश। कंपनसेटिंग रिंग्स का यहाँ पर स्टैंडर्ड थिकनेस पूछा गया है जो कि 6 mm यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक। फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग किए जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो के टाइप्स का भी प्रयोग किए जाते हैं जो कि BMBS वैगन्स के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर एल टाइप्स का अगर बात करें तो एल टाइप्स ब्रेक ब्लॉक कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का भी प्रयोग किए जाते हैं वैगन के अंतर्गत। इसमें अगर बात करें तो यह अंडर फ्रेम माउंटेड कन्वेंशनल वैगन के अंतर्गत किए जाते हैं। के टाइप का अगर बात करें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का तो 0.25 होता है, जबकि एल के लिए 0.17 यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था किस प्रकार का, तो यहाँ पर के एवं एल दोनों होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन जो है वह डी में दिए गए, नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन का यहाँ पर एक्सल लोड पूछा गया है जो कि यहाँ पर 20.32 टन यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर बात करें एक्सल लोड ऑफ एनी वैगन्स इक्वल टू ग्रॉस वेट ऑफ डेड वैगन्स अपॉन नंबर ऑफ एक्सल अवेलेबल विद इन डैश वैगन्स डेड वैगन्स। तो इस प्रकार आप यहाँ पर उस प्रकार के वैगन्स का जिसका यहाँ पर ग्रॉस एक्सल लोड निकालना हो तो आप ग्रॉस वेट्स को जब यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सल से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर एक्सल लोड निकल कर आ जाएगा उस पार्टिकुलर वैगन्स का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यू व्हील डायमीटर ऑफ बॉय वैगन्स। बॉय वैगन्स का यहाँ पर जो ओपन टाइप्स के वैगन के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के जो वैगन्स होते हैं इसमें एक यहाँ पर वैगन का प्रकार बॉय वैगन्स भी यहाँ पर होते हैं। इनका नए व्हील डायमीटर पूछा गया है जो कि 1000 mm नए कंडीशन में और कंडम कंडीशन में 906 mm यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कि बॉय वैगन के अंतर्गत किस प्रकार के बोई का प्रोविजन किए गए हैं, तो इसमें मॉडिफाइड कैश नब
22 NLB बोई का प्रोविज़न यहाँ पर किए गए हैं। अगर बात करें बॉय वैगन के लिए जो वैगन टाइप कोड जो यहाँ पर लिए जाते हैं वो 18 वैगन टाइप कोड यहाँ पर बॉय वैगन के लिए यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें अगर अदर टाइप्स की जो इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें रिगार्डिंग बॉय वैगन्स, तो इसमें लेंथ अवर हेड स्टॉक जो होता है वह यहाँ पर 11,000 mm यहाँ पर होते हैं। लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें तो यहाँ पर 11,929 mm होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बोगी सेंटर्स की डिस्टेंस की तो यह यहाँ पर 7,330 mm यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें बॉय वैगन्स के टेयर वेट्स का, तो टेयर वेट यहाँ पर 20.71 टन यहाँ पर होते हैं। वहीं पेलोड कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये यहाँ पर 70.89 टन यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर बॉय वैगन का यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा जो पिस्टन स्ट्रोक भी थोड़ा यहाँ पर ओपन टाइप के जो वैगन्स होते हैं इससे यहाँ पर हटके होते हैं। इसमें अगर बात करें बॉय वैगन के केस में पिस्टन स्ट्रोक यहाँ पर 90 ± 10 mm यहाँ पर होते हैं। वहीं एम्प्टी कंडीशन में, जबकि लोडेड कंडीशन है 135 ± 10 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। जबकि अदर टाइप के जो यहाँ पर ओपन टाइप्स के वैगन्स होते हैं उस केस में यहाँ पर 85 ± 10 mm एम्प्टी कंडीशन में, 130 ± 10 mm लोडेड कंडीशन में एक्सेप्ट बॉय वैगन्स यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ रेट्रोफिटेड कैसनव 22W। अलग अलग वेरिएंट्स के यहाँ पर कैसनव बोगी आते हैं। इसमें वेरिएंट्स दिए गए कैसनव 22 रेट्रोफिटेड के केस में यहाँ पर बात करें अगर तो 956 mm यहाँ पर न्यू व्हील डायमीटर्स यहाँ पर होते हैं। और कंडम कंडीशन हर एक कैसनव बोगी के लिए 906 mm यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। 956 mm ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, वाइल कंडक्टिंग लीकेज टेस्ट व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड लीकेज रेट्स। जब भी लीकेज टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं तो उस समय जो प्रिस्क्राइब्ड लीकेज रेट है वो कितना यहाँ पर होने चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह यहाँ पर 0.2 kg/cm² पर मिनट से ज़्यादा लीकेज रेट यहाँ पर लीकेज टेस्ट कंडक्ट कराते समय इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो डी में है दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इट शुड नॉट बी मोर देन 0.2 kg/cm² पर मिनट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, विच कंपोनेंट इन LHB कोचिंग ब्रिंग्स BP प्रेशर टू 0 ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान BP प्रेशर को 0 लाने के लिए कौन सा कंपोनेंट LHB कोच में यहाँ पर काम करते फंक्शन करते हैं वह यहाँ पर पूछा गया है। तो LHB कोच के अंतर्गत पूरे रेक के प्रत्येक कोच के अंतर्गत एक समान रूप से इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान ब्रेकिंग लगाने के लिए जो डिवाइसेस लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, उसे ब्रेक एक्सीलेटर डिवाइस के तौर पर जाना जाता है। इनका मेन काम होता है कि जब भी यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन किए जाते हैं तो इसमें जो यह डायरेक्टली रूप से यहाँ पर BP पाइपलाइन से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट रूप से यहाँ पर BP पाइपलाइन से कनेक्टेड होते हैं। जब भी यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन किए जाते हैं तो यहाँ से ब्लास्ट ऑफ एयर के फॉर्म में यहाँ पर डायरेक्टली रूप से BP प्रेशर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं और यह पूरे रेक को एक समान रूप से ब्रेकिंग लगाने के लिए यहाँ पर यह सहायता प्रदान करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंजन के पास जो हाई स्पीड वाले कोचेज होंगे उनमें ब्रेकिंग समानता उनमें जल्दी ब्रेक लगेंगे उन कोचों से जो कोच इंजन से दूर होंगे, जिससे यहाँ पर व्हील डिफेक्ट की जो समस्या है वो यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ कैन यू डिटेक्ट इफ द NRB इज डिफेक्टिव। अगर NRB डिफेक्टिव है, खराब है, तो इसको आप कैसे यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे। NRB जिसका काम होता है नॉन रिटर्न वाल्व, इसका फुल फॉर्म होता है और यह केवल वन वे डायरेक्शंस में प्रेशर को यहाँ पर सप्लाई करते हैं, यह रिटर्न वापस या प्रेशर को नहीं आने देते हैं। तो इसमें अगर बात करें कि अगर NRB डिफेक्टिव है अगर, तो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है जब यहाँ पर केवल हम अगर BP प्रेशर को कनेक्ट करते हैं रेक से और उस दौरान हमें FP प्रेशर
गेज में अगर एफपी प्रेशर शो करता है तो इसका मतलब यहाँ पर है कि प्रेशर हमारा एनआरबी डिफेक्टिव है और प्रेशर वापस रिटर्न आ रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम बेसिस से अगर देखें अगर, तो यहाँ पर ईआर टैंक्स लगे हैं और यहाँ पर बीपी पाइपलाइंस यहाँ पर है और यह एफपी पाइपलाइंस है। यहाँ पर डट कलेक्टर लगे होते हैं, यहाँ पर डट कलेक्टर लगाकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व्स के साथ कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए यहाँ पर सीआर और एक कनेक्शन ईआर से होती है और एक कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर से होते हैं। यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक्स लगे होते हैं और जस्ट पहले ईआर से यहाँ पर एनआरबी यहाँ पर लगे होते हैं। यहाँ पर अगर एनआरबी डिटेक्ट करने हैं तो केवल और केवल जब हम प्रेशर बीपी पाइपलाइन से देंगे तो डीवी में प्रेशर आएगा और एआर टैंक्स में जाएगा। एनआरबी ये काम होता है कि केवल एफपी प्रेशर को एआर टैंक्स में भेजना होता है, वापस यह आने नहीं देता है। तो यहाँ पर अगर एनआरबी डिफेक्टिव होगा, केवल बीपी प्रेशर अगर हम यहाँ पर कनेक्टेड है तो ये एआर टैंक से होते हुए या एफपी प्रेशर और यहाँ पर गेज लगाएंगे तो एफपी प्रेशर में भी प्रेशर गेज में यहाँ पर गेज प्रेशर शो करेगा। तो इसका यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर इंडिकेशन है कि यह यहाँ पर एनआरबी यहाँ पर डिफेक्टिव है जब केवल और केवल बीपी प्रेशर कनेक्टेड करेंगे और उस दौरान हमारा एफपी प्रेशर गेज में हमारा प्रेशर शो करता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाय चेकिंग एफपी प्रेशर शोन इन गेज इवन ओनली बीपी इज कनेक्टेड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शंस फॉर एलएचबी कोचेज विथ फील्ड और आइसोलेटेड एयर स्प्रिंग्स। फील्ड और आइसोलेटेड एयर स्प्रिंग के साथ एलएचबी कोच के लिए जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो परमिसिबल किए गए हैं वो क्या है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कोई एयर स्प्रिंग्स ब्रस्ट हो जाती है, फेल हो जाती है, आइसोलेटेड कंडीशन में है तो उस दौरान जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो दिए जाते हैं वह यहाँ पर 60 kmph का यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न यहाँ पर जो पूछे जाते हैं, इस केस में यहाँ पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि अगर एलएचबी कोच की सेकेंडरी सस्पेंशन में अगर क्वाइल स्प्रिंग लगा हो, क्वाइल स्प्रिंग, तो उस केस में यहाँ पर 90 kmph है। और वहीं अगर प्राइमरी सस्पेंशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो प्राइमरी सस्पेंशन में अगर क्वाइल स्प्रिंग ब्रोकन पाया जाता है तो 95 kmph के साथ आगे फर्दर यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आईसीएफ, एक्सल बॉक्स या डैशबोर्ड स्प्रिंग अगर ब्रोकन है तो उस केस में 100 kmph परमिसिबल है, जबकि बुलस्टर स्प्रिंग के केस में यहाँ पर अलाउ आगे नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग टाइप्स के कंडीशन के केस में आप यहाँ पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितने दिए जाते हैं वो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए बीपी प्रेशर में जो गिरावट है वो कितना यहाँ पर किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह 1 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप किए जाते हैं फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी प्रेशर के अंतर्गत। इस प्रकार का जो ऑप्शन है ए में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं सर्विस एप्लीकेशन के दौरान 0.8 से लेकर 1 kg तक का प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर सर्विस एप्लीकेशन के लिए प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ एमी वाशर्स यूज्ड इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोचेज। ट्विन पाइप पैसेंजर कोचेज के अंतर्गत टोटल एमी वाशर्स का नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें ट्विन पाइप में एक यहाँ पर एफपी और सेकेंड यहाँ पर बीपी होते हैं। दोनों एंड पर यहाँ अगर बात कीजिए टोटल 4 नंबर्स में यहाँ पर एमी वाशर्स मौजूद होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोचेज। पैसेंजर कोचेज की कंट्रोल रिजर्वायर का कैपेसिटी पूछा गया कितना यहाँ पर होते हैं। तो यह यहाँ पर 6 लीटर्स होते हैं और इसमें प्रेशर जो मौजूद होते हैं कंट्रोल रिजर्वायर के अंतर्गत वह बीपी प्रेशर से चार्ज होते हैं, यानी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मौजूद होते हैं। कैपेसिटी पूछा गया था 6 लीटर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जो मैक्सिमम प्रेशर होंगे वो कितना यहाँ पर इफेक्टिव मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होनी चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर फुल सर्विस एप्लीकेशन में, जिसमें 1 से लेकर 1.5 kg तक का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है और इसमें 2.5 टाइम्स का प्रेशर मल्टीप्लाई होकर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जाते हैं, और डीबी के अंतर्गत जो यहाँ पर लिमिटिंग डिवाइस जो लगे होते हैं इनका काम मैक्सिमम प्रेशर जो ब्रेक सिलेंडर का उसको मेंटेन रखना होता है। तो इसमें अगर बात करें तो 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत मैक्सिमम रूप से मौजूद होते हैं। अगर यह LHB का यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर है तो उस केस में केवल और केवल 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg का प्रेशर यहाँ पर LHB ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ। कंट्रोल रिजर्वायर जो है वो कॉमन पाइप ब्रैकेट के फेस के ऊपर यहाँ पर माउंटेड होते हैं। CPB ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एयर ब्रेक सिस्टम सेंसिटिविटी टेस्ट इज परफॉर्म टू नो। एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किए जाते हैं किस चीज़ को जानने के लिए, तो DV प्रॉपर रूप से यहाँ पर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर सेंसिटिविटी टेस्ट कराए जाते हैं, यानी वर्किंग सेंसेशन ऑफ DV को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें सेंसिटिविटी टेस्ट में जो प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं वो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यहाँ पर 6 सेकेंड तक ड्रॉप किए जाते हैं। इसमें यहाँ पर DV सेंस करनी चाहिए और ब्रेक भी गाड़ी के अंतर्गत यहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए। अगर यह करता है तो यह प्रॉपर रूप से यहाँ पर DV के सेंसेशन को यहाँ पर करेक्ट रूप से यहाँ पर बताएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द पिस्टन मूवमेंट इज स्टिकी इन द ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग बोथ एप्लीकेशन एंड रिलीज देन इट कैन बी ड्यू टू। यहाँ पर बोला गया है कि अगर यहाँ पर ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीजिंग के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर्स में जो पिस्टन मूवमेंट अगर स्टिकी है तो इसका क्या कारण हो सकता है वो यहाँ पर पूछा गया है। इसका कारण हो सकता है कि जो हेक्सागोनल नट जो है वो प्रॉपर इक्वली रूप से यहाँ पर टाइटन नहीं किया गया है और यहाँ से प्रेशर यहाँ पर लीकेज हो रहा हो, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर रूप से यहाँ पर वह फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी स्टिकी के रूप में यहाँ पर वह रिलीजिंग व एप्लीकेशन के दौरान यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वह हेक्सागोनल नट्स नॉट इक्वली टाइटन्स, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन अ LHB कोच व्हाट इज द साइज ऑफ स्क्रू रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन लीवर्स माउंटिंग। इंस्टॉलेशन लीवर माउंटिंग के लिए यहाँ पर जो स्क्रू रिक्वायर्ड है इनका साइज क्या होगा LHB कोच के अंतर्गत वो यहाँ पर पूछे गए हैं। इंस्टॉलेशन लीवर जो है जो एयर स्प्रिंग हाइट को इंस्टॉलेशन करने के लिए लगाए जाते हैं, जो अगर बात करें इनिशियल हाइट का था 289 से लेकर एयर स्प्रिंग का हाइट 294 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। इंस्टॉलेशन हाइट्स की अगर बात करें यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल लीवर्स और यहाँ पर इंस्टॉलेशन लीवर लगे होते हैं। इनमें जो स्क्रू साइज लगे होते हैं वह M10x60 का लगा होता है विथ लॉक लट एवं प्लेन वाशर के साथ यहाँ पर लगे होते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हेन वी रिलीज KE टाइप DB मैनुअली द एयर प्रेशर इज रिलीज फ्रॉम। यहाँ पर बोला गया कि जो अलग अलग प्रकार के जो DB होते हैं, जिसमें यहाँ पर हम बात करें अगर C3W या KE टाइप के DB, जो अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है वो KE टाइप्स DB के रिगार्डिंग पूछे गए हैं कि अगर इसे मैनुअली रिलीज किया जाता है तो प्रेशर जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं। तो इसमें ब्रेक सिलेंडर एवं कंट्रोल रिजर्वायर दोनों से यहाँ पर प्रेशर रिलीज होते हैं अगर वह KE टाइप्स के DB को मैनुअली रिलीज किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम्स वर्क्स ऑन। सिंगल पाइप अगर ब्रेक सिस्टम है तो वो केवल ब्रेक पाइप पर फंक्शन करेंगे BB प्रेशर पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ऑक्सिलरी रिजर्वायर असिस्ट इन। ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो होते हैं वो ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर को भेजने का काम यहाँ पर करते हैं, यानी सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, आफ्टर आइसोलेटिंग डीबी हैंडल्स शुड बी। डीबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व्स के हैंडल को अगर आइसोलेटिंग करने के बाद जो इसका क्या किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में यहाँ पर रखे जाते हैं हैंडल्स को और वायर के माध्यम से इसे टाइट किए जाते हैं आफ्टर आइसोलेटिंग डीबी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जबकि वर्किंग कंडीशन के लिए डीबी हैंडल को वर्टिकल कंडीशन में रखनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वन मॉड्यूलर यूनिट ऑफ BLC रिक्स कंप्राइजेज ऑफ हाउ मैनी कार्स बी वैगन्स। जो BLC होते हैं इसमें टोटल 5 यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट्स के अंतर्गत टोटल 5 कार्स होते हैं। एक कार्स दोनों एंड पर होती है, मिडिल पोर्शन में 3 बी कार्स एक दूसरे से स्लैगलेस ड्रॉप बार के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जिसका रेल लेवल से हाइट 845 mm और एक कार्स का जो लास्ट एंड होता है वहाँ पर CBC लगी होती है, जिसका हाइट रेल लेवल से 1105 mm यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कार बी का नंबर्स, तो टोटल 3 नंबर्स में प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत यहाँ पर बी कार्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 बी कार्स अवेलेबल आउट ऑफ 5 वैगन्स इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, वारंटी पीरियड फॉर इम्पोर्टेड CBC और ड्राफ्ट गियर्स यूज इन BCN HL वैगन्स। BCN HL वैगन्स के अंतर्गत जो इम्पोर्टेड ड्राफ्ट और CBC गियर्स होते हैं यूज किए जाते हैं, इनका वारंटी पीरियड क्या होता है? इनका वारंटी पीरियड 72 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी और 60 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ द फिटमेंट से यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ रूफ ऑफ द LHB कोचेज। LHB कोच की हाइट ऑफ रूफ पूछा गया कितना mm यहाँ पर होती है, तो यह 4039 mm यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें लेंथ ऑफ हेड स्टॉक की अगर बात करें तो 23,540 mm, लेंथ ऑफ कपलर 24,000 mm यहाँ पर होते हैं। ब्रेथ की अगर बात करें यहाँ पर तो 3240 mm यहाँ पर होते हैं। वहीं डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर 14,900 mm यहाँ पर डायमेंशन होते हैं बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर्स। इसी प्रकार अगर बात करें जो इसमें LHB कोच में जो फिएट बोगी प्रयोग किए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो। इसका व्हील बेस की अगर बात करें तो व्हील बेस यहाँ पर 2560 mm यहाँ पर होते हैं। वहीं बोगी ब्रेथ की अगर बात करें यहाँ पर तो यह 3030 mm यहाँ पर होते हैं। लेंथ की अगर बात करें यहाँ पर तो 3534 mm होते हैं। वहीं वेट ऑफ बोगी की अगर बात करें तो 6.3 टन यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, द BPC ऑफ अ क्लोज सर्किट रेक्स बिकम्स इनवैलिड इफ मोर देन डैश वैगन्स आर डिटैच्ड। यहाँ पर बोला गया कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो क्लोज सर्किट रेक का है वो इनवैलिड अगर होता है कब, जब वैगन को कितने नंबर से ज़्यादा कंडीशन में यहाँ पर डिटैच किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर क्लोज सर्किट रेक का, तो क्लोज सर्किट रेक के केस में अगर एक 4 या उससे मोर देन 4 वैगन्स के डिटैचमेंट के बाद अटैचमेंट या डिटैचमेंट के बाद यहाँ पर BPC इनवैलिड हो जाते हैं। अगर यह BLC वैगन्स है, अगर यूनिट फॉर्म में है तो एक यूनिट के डिटैचमेंट के बाद यहाँ पर CC रेक्स जो है वो उनके BPC यहाँ पर इनवैलिड माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा 4 इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे 4 नंबर्स में। यहाँ पर बात करें क्लोज सर्किट रेक्स के, तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर अगर यहाँ पर देखें तो 100% ब्रेक पावर परसेंटेज होते हैं। इंडू के केस में यहाँ पर 90% ब्रेक पावर परसेंटेज यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो येलो कलर्स पेज पर BPC यहाँ पर इशू किए जाते हैं। वैलिडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 30 + 5 डेज,
या 35 + 5 डेज का यहाँ पर होते हैं। किलोमीटर बेसिस पर अगर बात करें तो 6000 से लेकर 10,000 किलोमीटर्स यहाँ पर किलोमीटर बेसिस पर होते हैं। वहीं अगर बात करें तो मैन पावर्स का क्लोज सर्किट रैक के लिए तो यहाँ पर 100 मैन आवर्स पर रैक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर एंड टू एंड रैक के केस में अगर बात करें एंड टू एंड, तो एंड टू एंड रैक की अगर बात करें यहाँ पर तो 90% यहाँ पर ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर, 75% यहाँ पर इंडोट के केस में वाइट कलर पेज पर बीपीसी इशू किए जाते हैं। 56 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जाम्शंस के लिए होते हैं और वैलिडिटी यहाँ पर अप टू डेस्टिनेशन यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें वीपीसी वैलिडिटी का तो यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन यार्ड के अंतर्गत मोर देन 24 आवर्स तक अगर स्टेबल रहते हैं तो उस केस में यहाँ पर बीपीसी इनवैलिड माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें यहाँ पर प्रीमियम्स के लिए पूछे जाते हैं तो प्रीमियम 95% ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर और इंडूट के अंतर्गत नॉट स्पेसिफाइड किए गए हैं। ग्रीन कलर्स पेज के ऊपर बीपीसी जारी किए जाते हैं। 75 मैन आवर पर डे की रिक्वायरमेंट्स होते हैं और 12 + 5 डेज, जिसमें 12 डेज मल्टीपल लोडिंग के लिए होते हैं और 5 डेज एज ए ग्रेस पीरियड के तौर पर यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्पेशल प्रीमियम रेक्स का तो स्पेशल प्रीमियम रेक्स जो है वह 4 BCN और BCN ए वैगन के लिए यहाँ पर होते हैं। 100% ब्रेक पावर परसेंटेज यहाँ पर होते हैं वाइल इशूइंग बीपीसी ऑफ स्पेशल प्रीमियम रेक्स और ग्रीन कलर्स पेज पर इशू किए जाते हैं और वैलिडिटी जो होते हैं वो 20 + 5 डेज़ का यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग जो फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत बीपीसी प्रयोग किए जाते हैं इसके अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन LHP कोच फीवा एक्टिवेट्स व्हेन प्रेशर इन एनी एयर स्प्रिंग फॉल्स बिलो। LHP कोच के अंतर्गत फीवा जो है वो एक्टिवेट होते हैं कब, जब एयर स्प्रिंग्स के जो प्रेशर है वो कितने से यहाँ पर ड्रॉप होते हैं, फॉल्स होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। फीवा की अगर बात करें तो यह इसका फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस यहाँ पर होते हैं। यानी किसी प्रकार का अगर एयर स्प्रिंग वेल्लो के अंतर्गत अगर लीकेज या ब्रस्ट का कोई इंडिकेशन आता है फेलियर का तो उस केस में यह ब्रेक अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो इंडिकेटर होते हैं वो ग्रीन से यहाँ पर रेड कन्वर्ट करने के काम फीवा डिवाइस के अंतर्गत यहाँ पर माध्यम से किए जाते हैं। इसमें अगर बात करें अगर इनकी लाइन डायग्राम की अगर देखिए तो 60 लीटर का 2 एयर टैंक्स यहाँ पर एडिशनली रूप से लगे होते हैं एक्सेप्ट 150 लीटर ऑफ मेन रिजर्वायर। यहाँ पर हम बात करें अगर यहाँ पर फीवा डिवाइस लगे होते हैं, इस प्रकार से कनेक्शंस यहाँ पर होते हैं। ये बीपी पाइपलाइन है, यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक्स, डट कलेक्टर्स और यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट लगे होते हैं जो कि 8 mm के यहाँ पर होते हैं। और फीवा डिवाइस के साथ यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स प्रत्येक दोनों साइड यहाँ पर एक के नंबर्स में यहाँ पर लगे होते हैं प्रत्येक फीवा डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें इनके बीच में DCV भी लगे होते हैं। डिप्लेक चेक वाल्व जो ऑपरेट होते हैं 1.5 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस बोथ ईयर बेल्लो के अंतर्गत आता है। तो उस दौरान डिप्लेक चेक वाल्व यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और तब तक एक्टिवेट रहते हैं जब तक दोनों के बीच यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर इक्वल नहीं हो जाता। इसके अलावा अगर बात करें कि जो फीवा डिवाइस जो यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं वो यहाँ पर अगर एब्सोल्यूट प्रेशर ड्रॉप जो है किसी भी एयर स्प्रिंग का अगर वह 1 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर किसी भी एयर स्प्रिंग का एब्सोल्यूट प्रेशर ड्रॉप होता है तो उस दौरान यहाँ पर फीवा डिवाइस एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार से यहाँ पर एयर स्प्रिंग फेलियर, ब्रस्ट या रैप्चर पाया जाता है या फीवा आइसोलेट कंडीशन में अलाउ करनी है तो उस दौरान यहाँ पर जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो दिए जाएंगे वो 60 kmph के साथ यहाँ पर फर्दर अलाउ किए जाएंगे। फीवा डिवाइस की अगर बात करें तो 1 के नंबर्स में फीवा डिवाइस प्रत्येक ट्रॉली के लिए और 2 फीवा इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जबकि अगर कोचेज बेसिस पर अगर देखिए तो 2 फीवा डिवाइस एवं 4 नंबर्स में यहाँ पर फीवा इंडिकेटर्स प्रत्येक कोच के लिए लगे होते हैं।
फ्री बॉडी डिवाइस जो होते हैं वो प्योरली न्यूमेटिक होते हैं, जबकि WSP की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पर फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, इन व्हाट कंडीशन HABD बिल इंडिकेट्स येलो अलर्ट फॉर अ वैगन्स। किस कंडीशंस के बिहाफ पर जो HABD जो डिवाइस है वो यहाँ पर वैगन के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर जारी करेगा। HABD यानी हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन, जिसमें अगर बात करें तो इनसे पास थ्रू होने वाले चाहे वो कोचेज हो या वैगन्स हो, इनकी एक्सल टेम्परेचर को यहाँ पर मेजर किया जाता है। मेजर करने के लिए यहाँ पर ट्रैक लाइंस के ऊपर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं जो यहाँ पर इसके एक्सल्स को यहाँ पर काउंट करते हैं। इसके अलावा जो इसमें लगे जो नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं वो प्रत्येक एक्सल के दोनों साइड लगे होते हैं एक नंबर्स में, और यह मेनली टेम्परेचर मेजर करते हैं एक्सल बॉक्स का कि कितना यहाँ पर है। अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि जो येलो अलर्ट जो वैगन के लिए जो HABD डिवाइस यहाँ पर जारी करता है वो कब करता है, जब यहाँ पर किसी भी एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर अगर 60 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अगर है, या डिफरेंस ऑफ एक्सल बॉक्स टेम्परेचर सेम एक्सल के ऊपर 16 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के रेंज में है अगर, तो उस केस में यहाँ पर येलो अलर्ट जारी करता है। तो यहाँ पर बोथ A एंड B ऑप्शन नंबर C करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नए लेटर के अनुसार अगर देखा जाए तो एक्सल बॉक्स टेम्परेचर्स का पार्टिकुलर वैगन्स के ऊपर अगर बात करें तो अगर डिफरेंस ऑफ एक्सल बॉक्स टेम्परेचर ऑन सेम एक्सल इज मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 90 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी पार्टिकुलर एक्सल बॉक्स, तो उस केस में यहाँ पर वैगन को सर्विस से विड्रॉ किया जाना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पर लेटर आया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट जामिंग ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट्स। ब्रेक कैलिपर यूनिट्स को जाम होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसको रेगुलर बेसिस पर जो मिडल पिन है इनको क्लीनिंग एवं लुब्रिकेटिंग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर किए जाने चाहिए टू प्रिवेंट जामिंग ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमीटर इन FP इज। ड्रॉप टेस्ट के दौरान जो मैक्सिमम ड्रॉप परमीटर किए जाते हैं FP5 के अंतर्गत वो कितना किए जाते हैं, तो वो यहाँ पर 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग व्हाट शुड बी चेक फर्स्ट। ब्रेक बाइंडिंग के केस में क्या चेक किया जाना चाहिए सबसे पहले, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्रेक बाइंडिंग होता क्या है सबसे पहले यह आप समझ ले। तो ब्रेक बाइंडिंग्स जब भी यहाँ पर कोई कोचेज या वैगन पार्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जब ब्रेकिंग किए जाते हैं तो ब्रेक रिलीज करते समय कई सारे यहाँ पर कॉजेज आते हैं जिस कंडीशन में यहाँ पर ब्रेक रिलीज नहीं हो पाते हैं और जो चक्के हैं वो फ्रीली रूप से रोटेट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार के जो कॉजेज है उसे ब्रेक बाइंडिंग के तौर पर जाना जाता है। ब्रेक बाइंडिंग्स की अगर बात करें तो इसमें इसके इंडिकेशन की अगर बात करें सिम्टम्स का, तो इसमें स्मोक का आना, चक्के का यहाँ पर और व्हील में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर्स यहाँ पर शो करना, ये सारे कुछ इंडिकेशन हैं जो यहाँ पर बताता है कि ब्रेक बाइंडिंग का यहाँ पर समस्या किसी पार्टिकुलर एक्सल्स या बोगी या पार्टिकुलर वैगन या कोचेज के अंतर्गत आया है। अगर यह विजुअली अगर बात करें तो फील जो जब भी यहाँ पर रोटेट होते हैं चक्के तो यह यहाँ पर फ्रीली रूप से रोटेट नहीं होंगे और इनकी जो ब्रेक ब्लॉक्स के बीच जो यहाँ पर क्ली गैप्स जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो चेक किया जाना चाहिए कि किसी पार्टिकुलर एक्सल्स पर है या किसी वन ट्रॉली पर या पूरे यहाँ पर कोचेज या वैगन के अंतर्गत है, यह यहाँ पर चेक किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ ब्रेक कैलिपर जाम्ड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू रिलीज द ब्रेक्स। यहाँ पर बोला गया कि अगर ब्रेक कैलिपर अगर जाम है तो क्या एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि यहाँ पर ब्रेक्स को रिलीज किए जा सके। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो सबसे पहले जो ब्रेक कैलिपर पिवट पिन जो होते हैं उनको यहाँ पर रिमूव किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर जो ब्रेक्स है उसको रिलीज किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शुड बी डन इफ हैंड ब्रेक्स आर इन अप्लाइड कंडीशन बट ब्रेक्स इंडिकेटर सोज ग्रीन्स। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो हैंड ब्रेक्स अगर जो LWL RRM जो होते हैं जनरेटर कार या जो ब्रेक वाहन जो होते हैं पावर कार या जनरेटर कार्स, इसके अंतर्गत हैंड ब्रेक्स लगे होते हैं। यहाँ पर हैंड ब्रेक बता रहा है कि हैंड ब्रेक जो है वो अप्लाइड कंडीशन में है, जबकि इसके लिए जो इंडिकेटर लगे होते हैं वो अभी भी ग्रीन शो कर रहा है। तो इसका क्या कारण यहाँ पर हो सकते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं, या क्या यहाँ पर चेक किए जाने चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके कि क्या किस प्रकार के डिफेक्टिव यहाँ पर किस कारण से यहाँ पर इंडिकेटर अप्लाई कंडीशन में भी होने के कारण बाद भी यहाँ पर ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक डायग्राम समझ लें, हैंड ब्रेक का डायग्राम होता कैसे है। तो यहाँ पर बेबल गियर के माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्टर होते हैं। यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है बाहर की तरफ में, फिर यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करें अगर इस प्रकार से दो फ्लेक्सिबल के जो केबल्स होते हैं वह व्हील नंबर 1 एवं व्हील नंबर जो 7 है इस पर जाके यह कनेक्टेड होते हैं फ्लेक्सिबल केबल्स। इसमें अगर बात करें अगर तो यह यहाँ पर थ्रेड ब्लॉक विथ लीवर लगे होते हैं। इसमें यहाँ पर प्रेशर को रेगुलर रूप से यहाँ पर मेंटेन सप्लाई करने के लिए इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पर रोलर लीवर वाल्व्स लगे होते हैं, रोलर लीवर वाल्व्स लगे होते हैं, जिसका कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक पैनल में अंतर्गत लगे जो 6 लीटर का जो टैंक्स होते हैं उससे यह यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। और एक कनेक्शन यहाँ पर इंडिकेटर्स के लिए हैंड ब्रेक इंडिकेटर्स के लिए लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हैंड व्हील को घुमाते हैं तो ये अप्लाइड कंडीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इस दौरान यहाँ पर हम बात करें अगर अप्लाइड कंडीशन के दौरान यहाँ पर बार जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगा, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। और चूंकि हैंडल को यहाँ पर फ्रीली रूप से छोड़ दिया जाता है तो जिससे यहाँ पर प्रेशर पहले रोलर लीवर वाल्व्स में आएगा, फिर इंडिकेटर में चले जाएंगे, जिससे यह इंडिकेटर ग्रीन से रेड कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर फंक्शन होते हैं अप्लाइड कंडीशंस के। जब यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं हैंड ब्रेक को, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाए जाते हैं तो थ्रेडेड ब्लॉक विथ लीवर नीचे की तरफ आता है, वायर को रिलीज किया जाता है, ब्रेक यहाँ पर रिलीज हो जाती है। फिर से यहाँ पर जो हैंडल है उसको पुश डाउन किया जाता है, जिससे जो प्रेशर जो है 6 लीटर टैंक से आकर जो इंडिकेटर्स के अंदर जाते थे वो जाना बंद हो जाते हैं और जो इंडिकेटर है वो पुनः वह रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हैंड ब्रेक्स अप्लाई एवं रिलीज कंडीशन के दौरान यहाँ पर काम करते हैं। प्रश्न पूछा गया कि हैंड ब्रेक अप्लाई कंडीशन में है, तो अप्लाइड कंडीशन में अगर यहाँ पर अगर बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर थ्रेडेड ब्लॉक विथ लीवर जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर जो हैंडल है वो फ्रीली रूप से रहेगा, जिससे यहाँ पर जो प्रेशर है वो पहले रोलर लीवर वाल्व्स के अंतर्गत आएगा, फिर यहाँ पर ब्रेक इंडिकेटर के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इंडिकेटर है वो अभी भी ग्रीन शो कर रहा है। इसका यह मतलब हो सकता है कि सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि जो 6 लीटर टैंक्स के अंतर्गत प्रेशर है वह मौजूद है या नहीं है। नहीं होने के केस में किसी प्रकार का प्रेशर इंडिकेटर में नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो जो पार्किंग केबल जो यहाँ पर लगे हैं या किसी प्रकार का यहाँ पर लीकेज हो वह यहाँ पर चेक करने हैं। साथ ही साथ अगर जो केबल्स का जो कनेक्शन है उसको भी यहाँ पर चेक करने के प्रॉपर रूप से यह कनेक्टेड है या नहीं है, और यह फ्री रूप से अगर नहीं छोड़ेगा हैंडल को रोलर लीवर वाल्व्स को तो यह प्रेशर को सप्लाई नहीं करेगा। तो इस कुछ कंडीशन यहाँ पर चेक किए जाने चाहिए जब यहाँ पर अगर अप्लाई कंडीशन के होने के बावजूद भी ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन शो कर रहा है। सेकेंड सिनारियो यहाँ पर यह होता है कि अगर हैंड ब्रेक इंडिकेटर रेड शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज कंडीशन में यहाँ पर है, तो इसका मतलब हो सकता है कि जो रिलीज कंडीशन में होने के बाद भी यहाँ पर रेड शो करने का यह हो सकता है कि यहाँ पर
जो पुश डाउन किए जाने चाहिए रिलीज कंडीशन के दौरान, वो केवल यहाँ पर कोई सेटिंग जो है फ्लेक्स बॉल केबल्स का वो डिस्टर्ब हुआ हो, या यहाँ पर फ्लेक्स बॉल केबल्स टूट गया हो, या ब्रेक सिलेंडर जो है लीवर्स वो यहाँ पर किसी प्रकार से वह जाम या बेंड कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ब्रेक इंडिकेटर है वो यहाँ पर रेड शो कर रहा है आफ्टर रिलीज कंडीशंस। तो यहाँ पर हम बात करिए अगर, तो पूछा गया था अप्लाइड कंडीशन में है बट ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन है, तो इस कंडीशन में हमें प्रेशर टैंक्स के अंतर्गत प्रेशर को चेक करने हैं, पार्किंग केबल्स को लीकेज को चेक करने हैं, साथ ही केबल के सेटिंग को भी यहाँ पर चेक किया जाना चाहिए। तो ये सारे कुछ इंश्योर यहाँ पर करने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोल बार ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के सोल बार का क्रॉस सेक्शंस पूछे गए, किस सेक्शंस का यहाँ पर होते हैं। तो एलएचबी कोच के अंतर्गत अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें सी सेक्शंस का सोल बार यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आईसीएफ कोच का, तो इसमें यहाँ पर जेड सेक्शन का यहाँ पर सोल बार के क्रॉस सेक्शन यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हम बात करें अगर आईसीएफ बोगी का, तो आईसीएफ बोगी में यहाँ पर आई सेक्शन और फेड बोगी जो यहाँ पर एलएचबी कोच में प्रयोग किए जाते हैं, इसमें वाई शेफ्ट का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, जो गैप टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इज इन डैश। जो गैप गेज टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट कराए जाते हैं, जब यहाँ पर नकल जो है वो क्लोज कंडीशन में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें दो प्रकार का यहाँ पर गेज होते हैं जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं, ताकि यह कोई नक्कल यहाँ पर घिसा हुआ नहीं है जो उसका नोज है, जिससे फर्दर आगे वहाँ पर अनकपलिंग का जो चांसेज है टेन पार्टिंग का वो यहाँ पर ना हो सके। तो ये हमेशा नक्कल क्लोज कंडीशन में होने पर ही जो गैप गेज टेस्ट यहाँ पर चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द साइज ऑफ आईसीएफ कोच बायोडाइजेस्टर डैश। जो यहाँ पर हाइट विड्थ एवं लेंथ दिए गए हैं। हाइट यहाँ पर 540, इसके अलावा अगर बात करें तो विड्थ यहाँ पर 1150 का दिया गया है और लेंथ यहाँ पर 720 का दिया गया। इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिए गए हैं, बी में दिए गए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 540 mm साइज ऑफ द आईसीएफ बायोडाइजेस्टर्स टैंक। डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस होते हैं वो बायोडाइजेस्टर टैंक के अंतर्गत ही यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स इन बीच एरिया ऑफ बायोटॉयलेट्स। बायोटॉयलेट्स के कौन से एरिया के अंतर्गत जो ग्रोथ बैक्टीरिया का जो होते हैं वो किस एरिया के अंतर्गत यहाँ पर होती हैं। तो पॉलीग्रासमेट जो एरिया होते हैं बायोटॉयलेट्स के अंतर्गत, जहाँ पर बैक्टीरिया अपना ग्रोथ करते हैं। अपना ग्रोथ करने के लिए जो टाइम फ्रेम लेते हैं वो 30 मिनट से 16 आवर तक का समय लेते हैं अपने पॉपुलेशन को डबल करने में। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो बी पॉलीग्रासमेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेपर ऑन व्हील ट्रेड। व्हील ट्रेड के ऊपर जो स्टैंडर्ड टेपर जो है वो कितना है, तो वो यहाँ पर 1/20 यहाँ पर होते हैं। अगर बात करें तो यह जो टेपर जो है व्हील ट्रेड के ऊपर 1/20 वो यहाँ पर किसी भी जो कर्व जहाँ पर टर्न करना है वहाँ पर किसी भी डिग्री के कर्व के ऊपर या टर्न करने में यह हेल्प करते हैं टेपर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं व्हील ट्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो 1/20 इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी पूछे जाते हैं कि व्हील प्लेंज के ऊपर जो टेपर जो है व्हील इंक्लाइनेशन या टेपर की अगर बात करें तो यह 1/2.5 यहाँ पर होते हैं। अगर बात करें तो यह जो फ्लेंज के ऊपर जो यहाँ पर टेपर दिए जाते हैं यह रेल के साथ साइड थ्रस्ट के जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को यहाँ पर कम करता है और इस तरह जो रेल और फ्लेंज के बीच के जो यहाँ पर घिसाव है वो जितना कम हो सके वह कम करने में मदद यहाँ पर 1/2.5 के जो टेपर्स है वो यहाँ पर करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द करेक्ट रेंज ऑफ परमिसिबल हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग्स इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के अंतर्गत एयर स्प्रिंग के लिए जो परमिसिबल हाइट रेंज, जो करेक्ट रेंज रखा गया है वो 289 से लेकर 294 के रेंज में यहाँ पर रखे गए हैं। इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो एयर स्प्रिंग के लिए जो रिजर्वायर का जो यहाँ पर लिमिट रखे गए हैं वो 60 लीटर का यहाँ पर होते हैं। और इस प्रकार अगर बात करें जो एयर स्प्रिंग जो अलग अलग प्रकार के जो कलर कोटिंग होते हैं वो भी यहाँ पर हम बात करें अगर, तो 180 किलो न्यूटन कैपेसिटी के लिए जो कलर कोड होता है वह ग्रे कलर कोड प्रयोग किए जाते हैं। 160 किलो न्यूटन्स के लिए यहाँ पर स्काई ब्लू कलर्स का प्रयोग किए जाते हैं। 140 किलो न्यूटन्स के लिए रेड कलर कोड एयर स्प्रिंग का प्रयोग किए जाते हैं। 120 किलो न्यूटन्स के लिए यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर कोड का प्रयोग एयर स्प्रिंग के अंतर्गत यहाँ पर किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कलर कोडिंग ऑफ एयर स्प्रिंग्स को भी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कंडीशन ऑफ ग्रीस इन एंटी रोल बार शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग। एंटी रोल बार्स के अंतर्गत जो कंडीशन ऑफ ग्रीस को जो चेक किए जाते हैं वो कौन कौन से अंतराल के अंतर्गत किए जाते हैं, तो यह डिपो 1, डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल, तीनों शेड्यूल्स के दौरान यहाँ पर किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिपो 1 शेड्यूल की अगर बात करें यहाँ पर तो यह आफ्टर एवरी ट्रिप्स के बाद कराए जाते हैं। डिपो 2 शेड्यूल्स 30 ± 3 डेज, वहीं डिपो 3 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो 180 ± 15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल्स यहाँ पर कराए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ग्रीस की कंडीशन को चेक करने के लिए प्रत्येक शेड्यूल के दौरान किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर रिप्लेस की अगर बात करें तो D3 शेड्यूल के दौरान यहाँ पर एंटी रोल बार की ग्रीस को यहाँ पर रिप्लेस किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बिल टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट। बिल टैपिंग जो किए जाते हैं वो किसको डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, तो ये यहाँ पर किसी प्रकार का जो हेयर क्रैक्स है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, थ्रू विच मेमो थेफ्ट एंड डैमेज ऑफ इनकमिंग ट्रेन्स आर जॉइंटली रिपोर्टेड। किस मेमो के माध्यम से थेफ्ट और डैमेजेज, चोरी किए हुए या डैमेज हुए इनकमिंग ट्रेन्स के जॉइंटली रिपोर्टेड यहाँ पर किए जाते हैं, कौन से मेमो के माध्यम से, तो वो यहाँ पर हम बात करिए अगर कि कोई इनकमिंग ट्रेन है जिसमें थेफ्ट, चोरी की हुई और डैमेज किए हुए आइटम्स के यहाँ पर जॉइंटली रिपोर्टेड करने हैं, तो इसके लिए RS18 मेमो का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें RS1 की अगर बात करें यहाँ पर तो ओवरऑल सीक डिटेंशन रजिस्टर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। RS5 की अगर बात करें तो वैकम रजिस्टर फॉर इनकमिंग ट्रेन्स के लिए होते हैं। एक और पूछा जाता है यहाँ पर RS7 जो कि ट्रेन एग्जामिनर डायरी के लिए होते हैं, और रेगुलर बेसिस पर RS16 पूछे जाते हैं जो कि यहाँ पर सिक मेमो के लिए होते हैं। RS17 की अगर बात करें तो यह यहाँ पर फिट मेमो के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग मेमो जो कोचिंग के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द योर डैम्पर विल बी डिफेक्टिव इफ। योर डैम्पर्स कब यहाँ पर डिफेक्टिव होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। योर डैम्पर जो कि यहाँ पर बोगी एवं बॉडी को कनेक्ट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, इनका प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पस होता है कि रोलिंग मोशन के दौरान रोलिंग मोशन को यहाँ पर मिनिमाइज किया जा सके योर डैम्पर के माध्यम से। जो योर डैम्पर का जो यहाँ पर डैम्पर कैपेसिटी की अगर बात करें तो 11,000 न्यूटन यहाँ पर डैम्पर कैपेसिटी यहाँ पर होते हैं। योर डैम्पर की अगर बात करें तो यह डिफेक्टिव कब होगा, तो इसका अगर आई होल जो बूस्ट है वह क्रैक्ट बैडली रूप से अगर होता है, इसके अलावा अगर बात करें किसी भी बोल्ट्स को मिसिंग या ब्रोकन पाया जाता है तो उस केस में यहाँ पर योर डैम्पर्स यहाँ पर डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, चेकिंग फंक्शनलिटी ऑफ ब्रेक इक्विपमेंट एंड हैंड ब्रेक इक्विपमेंट शुड बी डन ड्यूरिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि हैंड ब्रेक्स इक्विपमेंट एवं ब्रेक इक्विपमेंट की फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए जो यहाँ पर इंटरवल तय किए गए हैं वो कौन से इंटरवल के अंतर्गत यहाँ पर
चेक किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, चाहे वो ब्रेक इक्विपमेंट हो या हैंड ब्रेक इक्विपमेंट हो, इनके फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए प्रत्येक शेड्यूल के दौरान किए गए हैं, चाहे वो डिपो 1 हो, डिपो 2 हो एवं डिपो 3 हो, तीनों शेड्यूल के दौरान यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, चेकिंग ऑफ क्रैक्स डैमेज ऑफ स्प्रिंग इज डन इन। स्प्रिंग के डैमेज एवं क्रैक्स को चेक करने के लिए जो इंटरवल तय किए गए हैं वह डिपो 1, डिपो 2 एवं डिपो 3 तीनों शेड्यूल के दौरान यहाँ पर कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चेकिंग ऑफ थ्रेड डायमीटर एंड बियर ऑफ प्रोफाइल इज डन इन। चक्के के थ्रेड डायमीटर्स एवं प्रोफाइल्स के हिसाब को चेक करने के लिए जो इंटरवल तय किए गए हैं वह D2 एवं D3 शेड्यूल, दो शेड्यूल के दौरान यहाँ पर चक्के के थ्रेड डायमीटर्स एवं घिसाव को, प्रोफाइल के घिसाव को चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इंस्पेक्शन ऑफ सीट्स लगेज रैक्स ETC इज डन इन। जो सीट एवं लगेज रैक्स को जो इंस्पेक्शन किए जाते हैं वो यहाँ पर डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल्स दोनों शेड्यूल के दौरान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, इन विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम्स एक्सटर्नल स्लैक एग्जिस्टर हैज बीन एलिमिनेटेड। किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत एक्सटर्नल स्लैक एग्जिस्टर को समाप्त कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। तो यह जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर हो या बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम हो, इस प्रकार के सिस्टम के अंतर्गत एक्सटर्नल स्लैक एग्जिस्टर की जो प्रोविजन है वो उसको एलिमिनेट कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इन एन RCF कोचेज द लोड ट्रांसमिशन फ्रॉम बॉडी टू बोगी टेक प्लेस थ्रू। ICF कोचेज के अंतर्गत जो लोड ट्रांसमिशन जो बॉडी से बोगी के ऊपर हो किए जाते हैं वह यहाँ पर साइड बैरियर के माध्यम से यहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर ICF कोचेज के अंतर्गत, जो सेंटर पिवट पिन है वह किस प्रकार के फोर्सेज है या लोड उसको ट्रांसमिट नहीं करता है। तो क्या क्या यहाँ पर ट्रांसमिट सेंटर पिवट पिन के माध्यम से किए जाते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लोड हो, ट्रैक्टिव फोर्स हो, ब्रेकिंग फोर्स हो, इस प्रकार के फंक्शन को यहाँ पर ट्रांसमिट किए जाते हैं। जबकि वर्टिकल फोर्स को किसी प्रकार से यहाँ पर सेंटर पिवट पिन के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें साइड बैरियर के अंतर्गत जो बियरिंग पीस प्रयोग किए जाते हैं, भी इनका डायमेंशन पूछ लिए जाते हैं। तो नए कंडीशन में 45 mm, लास्ट सॉफ्ट टिश्यू साइज 43.5 mm और कंडम कंडीशन में यह 42 mm पर इसको सर्विस से कंडम किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर बियरिंग प्लेट की अगर बात करें तो नए कंडीशन में यहाँ पर 10 mm, लास्ट सॉफ्ट टिश्यू साइज 9 mm और 8.5 mm पर सर्विस से यहाँ पर कंडम कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर साइड बैरियर से रिलेटेड यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो बताए जा रहे हैं उसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ द अंडर कैरेज ऑफ 140 टन क्रेन इज कॉल्ड। यहाँ पर 140 टन क्रेन कैरिज के अंतर्गत जो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें जो 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन के अंतर्गत अलग प्रकार के बेसिक मोशंस यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर हम बात करिए अगर ब्रेक डाउन क्रेन्स यहाँ पर है, नीचे वाले पोर्शन को स्टॉप करने के लिए प्रोब्स का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर लास्ट इन पर यहाँ पर काउंटर वेट लगे होते हैं जो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं बूम एवं जीप को। यहाँ पर बूम एवं जीप लगे होते हैं, यहाँ पर वायर के माध्यम से काउंटर बेट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। काउंटर बेट स्लैब की अगर बात करें तो यह 24 टन्स, 15 टन्स एवं 8 टन की कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर बूम एवं जीप को वायर के माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। बूम एवं जीप में हुक लगे होते हैं। वर्टिकल्स एवं डाउन मूवमेंट्स के हुक के मूवमेंट्स को यहाँ पर होस्टिंग मोशन के तौर पर जाना जाता है, होस्टिंग मोशन के तौर पर। इसके अलावा अगर बात करें अगर जीब एवं बुब को अगर अप एवं डाउन किए जाते हैं तो इस प्रकार के मोशन को यहाँ पर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ जीब इन अ वर्टिकल प्लेन इज नोन एज डिरिकिंग मोशन, डिरिकिंग मोशंस। इसके अलावा सुपर स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर राउंड फॉर्म में यहाँ पर इस प्रकार से अगर किए जाते हैं तो इस प्रकार के जो द मोमेंट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द जीव रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज स्लेविंग मोशन। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट जो
140 टन कैरेज के अंतर्गत किए जाते हैं, उसे यहाँ पर ट्रैवलिंग मोशन के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है। तो इस प्रकार का जो करेक्ट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन इज इन विच फॉर्म नंबर। स्टॉक वेरिफिकेशन किस फॉर्म नंबर में किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो स्टॉक वेरिफिकेशन या फिजिकल इन्वेंट्री चेकिंग जो किए जाते हैं वो इसके लिए जो फॉर्म प्रयोग किए जाते हैं वो S1260 का प्रयोग यहाँ पर स्टॉक वेरिफिकेशन यानी फिजिकल इन्वेंट्री चेकिंग के लिए यहाँ पर भारतीय रेलवे के अंतर्गत किए जाते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे स्टोर फॉर्म्स का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर बात करें S13 की अगर बात करें तो यह स्टॉक आइटम्स के लिए जो रिक्विजिशंस कम इशू नोट्स जो होते हैं, रिक्विजिशंस कम इशू नोट्स फॉर स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पर इशू किए जाते हैं। जबकि S1302 की अगर बात करें यहाँ पर तो यह नॉन स्टॉक इंडेंट्स को जनरेट करने के लिए यहाँ पर S1302 का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर S1539 की अगर बात करें, S1539 का जिसे DS8 नोट के तौर पर जाना जाता है, इस प्रकार के जो फॉर्म्स जो है वह डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर्स को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर M268 की अगर बात करें तो इस प्रकार का फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर कंडमिंग रोलिंग स्टॉक के लिए किया जाता है, फॉर कंडमिंग रोलिंग स्टॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर बात करें LM171 का, इस प्रकार का फॉर्म जो है वह यहाँ पर किसी स्पेसिफाइड वर्क के लिए स्टोर से मटेरियल को यहाँ पर इशू करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें S1830 का, तो रिकॉपिंग ऑफ द इम्प्रेस्ड स्टोर्स के लिए यहाँ पर S1830 का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग जो स्टोर्स के लिए अंतर्गत किए जाते हैं, इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, MNP आइटम्स आर वेरीफाइड इन डैश। जो स्टॉक वेरिफिकेशन किए जाते हैं इसमें ए कैटेगरी के आइटम्स के लिए जो स्टॉक वेरिफिकेशन है वो 6 मंथ के इंटरवल पर किए जाते हैं। बी कैटेगरी आइटम्स के लिए 1 ईयर के इंटरवल्स होते हैं। सी कैटेगरी आइटम्स के लिए 2 ईयर्स के इंटरवल होते हैं। वहीं अगर बात करें इम्प्रेस्ड स्टोर्स का, तो इम्प्रेस्ड स्टोर्स के लिए जो इंटरवल रखा गया है स्टॉक वेरिफिकेशन का वह 1 से 2 ईयर्स का रखा गया है। प्रश्न पूछा गया था MNP मशीनरी एवं प्लांट्स के लिए, तो इसके लिए 3 ईयर्स का इंटरवल यानी 1 से 3 ईयर्स के अंतराल पर यहाँ पर MNP आइटम्स का यहाँ पर स्टॉक वेरिफिकेशन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट आर सरप्लस आइटम्स। सरप्लस आइटम क्या है? तो ऐसा आइटम जो यहाँ पर पिछले जो 24 मंथ्स है इसमें यूज में नहीं लिया गया है, यानी आइटम नॉट बुक्ड फॉर 24 मंथ्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर मूवेबल एवं डेट दोनों प्रकार के सरप्लस स्टोर्स यहाँ पर आइटम्स होते हैं। मूवेबल जो यहाँ पर पिछले 24 मंथ्स में यूज में नहीं आया है लेकिन फर्दर नेक्स्ट 24 मंथ्स में यूज होने की संभावना है, तो इसको मूवेबल सरप्लस आइटम के कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि डेट सरप्लस आइटम की अगर बात करें तो पिछले 24 मंथ्स में यूज में नहीं लिया गया है, आगे भी यूज में लेने की कम संभावना है, तो इस प्रकार के जो होते हैं वो डेट सरप्लस आइटम के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इनएक्टिव स्टोर्स भी होते हैं जो 12 मंथ्स जो लास्ट 12 मंथ्स के अंतर्गत यहाँ पर जारी नहीं किए जाने की संभावना यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं, उसे इनएक्टिव स्टोर के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द चेन एंड बाय रोप्स यूज इन 140 टन क्रेन्स आर सेंट टू वर्कशॉप्स वंस इन डैश। 140 टन क्रेन्स में जो यूज किए जाने वाले चेन एवं बाय रोप्स को वर्कशॉप के अंतर्गत कितने अंतराल पर भेजे जाने चाहिए वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 140 टन क्रेन के अंतर्गत यहाँ पर जो चेन एवं बायर्स का प्रयोग किए जाते हैं बाय रोप्स का, वह वर्कशॉप के अंतर्गत 1 ईयर्स के इंटरवल पर यहाँ पर भेजे जाने चाहिए।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए भेजना चाहिए ताकि इसके जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किए जा सके प्रॉपर रूप से, इन बायोरोब्स एवं चैन का प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जा सके और प्रूफ लोड टेस्टिंग जो है वह इनको किए जा सके, ताकि फर्दर वह किसी एक्सीडेंट का कोजिस का कारण यह न बन सके है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कंडमिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑफ ब्रॉडगेज व्हील। ब्रॉडगेज व्हील के ट्रेड के ऊपर जो यहाँ पर हाइट ऑफ फ्लेंज जो है कंडमिंग जो बनाए गए हैं वो कितने यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 28.5 mm नए कंडीशन में यहाँ पर फ्लेंज का हाइट होता है ट्रेड के ऊपर, जबकि यह बढ़कर 35 mm एंड एबव हो जाता है तो इसको सर्विस से कंडम कर दिया जाता है। इस प्रकार के जो डिफेक्ट है वो से डीप फ्लेंज डिफेक्ट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो 35 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होंगे। इसमें अगर बात करें इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, अगर डीप फ्लेंज चक्के को यहाँ पर रन में लिए जाते हैं तो इससे जो फिश प्लेट्स या बोल्ट्स वगैरह जो होते हैं, चेक रेल्स या ब्लॉक वगैरह, इस पर चढ़कर जो रेल लाइंस वगैरह को यहाँ पर नुकसान कर सकता है और डेलमेंट्स का कारण यहाँ पर फर्दर वह बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर का यहाँ पर वीकेस्ट लिंक पूछा गया जो कि यहाँ पर नक्कल यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एक्सल बॉक्सेज ऑफ फ्रेट ट्रेन्स इज मोर देन 25 डिग्री व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। जो फर्दर जो प्रीवियस लेटर जो था इसमें मोर देन 20 डिग्री से के टेम्परेचर अगर सेम एक्सल के ऊपर अगर आता है डिफरेंस, तो उस केस में यहाँ पर वैगन को सर्विस से डिटैच कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर इस प्रकार के लेटर के भी यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस किसी पार्टिकुलर एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर आने या सेम एक्सल के ऊपर टू एक्सल बॉक्सेस का जो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है वह मोर देन 20 डिग्री के होने पर पुराने लेटर के अनुसार यहाँ पर वैगन को डिटैच किए जाते हैं। लेकिन जो नए लेटर यहाँ पर जारी किए गए हैं इसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है वह सेम एक्सल के ऊपर मोर देन 35 डिग्री और हम जो पार्टिकुलर एक्सल के ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर लिमिट सेट किए गए हैं। इससे ऊपर जाने पर यहाँ पर वैगन को सर्विस से विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द परमिसेबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोचेज में फ्लैट टायर का परमिसेबल लिमिट क्या है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फ्लैट टायर की अगर बात करें तो 60 mm यहाँ पर वैगन के अंतर्गत एवं 50 mm यहाँ पर कोचेज के अंतर्गत यहाँ पर फ्लैट टायर का लिमिट तय किए गए हैं। आईसीएफ कोचेज के लिए यहाँ पर 50 mm यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो गए वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फ्लैट टायर की अगर बात करें तो यह ब्रेक बाइंडिंग के कारण जो यहाँ पर व्हील स्किड होकर चलते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्लैट टायर को यहाँ पर क्रिएट होने के चांसेस संभावना यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। बोस्ट एचएस वैगन इज फिटेड विथ हाई स्पीड बोगी। जो बोस्ट एचएस वैगन जो होते हैं वह कैस्लर 22 एचएस बोगी के साथ आते हैं जिसका स्पीड लिमिट जो काफ़ी हाई स्पीड्स होते हैं। तो ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। BBZI 4 व्हीलेड ब्रेक के साथ यहाँ पर आते 4 व्हीलेड वैगन्स होते हैं जो कि यहाँ पर गलत है। BBZI यहाँ पर 8 व्हीलर ब्रेक मार्क्स होते हैं जिसमें 2 ICA बोगी का प्रोविजन यहाँ पर किए गए हैं। BTPGLN जो है जिसमें इज फिटेड विथ एयर ब्रेक्स, इन जो सफिक्स जो यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर न्यूमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम के लिए यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। BBZI फिटेड विथ 2 ICA बोगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आंसर्स वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BBZI 8 व्हीलर ब्रेक मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एसीबी ए डायमेंशन इज मेजर्ड बिटवीन। एसीबी की ए डायमेंशन जो है वो मेजर किए जाते हैं एसीबी बैरल एवं कंट्रोलर हेड के बीच यहाँ पर मेजर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन एम्प्टी कंडीशन BMBS वैगन APM रिस्ट्रिक्ट द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर टू डैश। एम्प्टी कंडीशन में जो BMBS वैगन के जो एम्प्टी कंडीशन में जो APM जो है वो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को कितने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर यहाँ पर रोक देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें APM जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। कन्वेंशनली जो प्रेशर जो भेजे जाते थे वो DB से डायरेक्टली ब्रेक सिलेंडर में यहाँ पर भेज दिए जाते थे, लेकिन जो APM आने के बाद यहाँ पर अगर बात करें DB से प्रेशर यहाँ पर सबसे पहले APM के अंतर्गत जाते हैं। APM में एडिशनल रूप से 6 लीटर का एक ER टैंक्स लगे होते हैं और APM में जाने के बाद यह ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत यहाँ पर जाते हैं। APM में सेंसिंग आर्म लगा होता है। APM की अगर बात करें तो यह वैगन अंडर फ्रेम एवं बोगी साइड फ्रेम के बीच यहाँ पर लगे होते हैं। इनका पोजीशन होता है लोकेशन का। यह सेंसिंग आर्म्स का मूवमेंट अगर बिलो 80 mm अगर होता है तो उस केस में यह लोडेड कंडीशन को सेंस करेगा और उस दौरान यह प्रेशर जो है वह 3.8 kg का प्रेशर भेजेगा। अगर यह सेंसिंग आर्म का मूवमेंट मोर देन 80 mm अप टू 104 mm तक होता है तो यह एम्प्टी कंडीशन को शो करेगा और इस दौरान जो प्रेशर है वह ब्रेक सिलेंडर को केवल 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा और जो रिमेनिंग प्रेशर जो होगा वह इसमें लगे जो एडिशनल 6 लीटर का एयर टैंक्स होते हैं इसमें यहाँ पर भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF और RCF कोचेज। ICF और RCF कोचेज का ओवरऑल विड्थ कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं और यहाँ पर जो ओवरऑल विड्थ अगर देखें तो 3245 में यहाँ पर ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF एवं RCF कोचेज यहाँ पर होंगे। इस प्रकार का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर लेंथ अवर हेड स्टॉक की अगर बात करें यहाँ पर तो यह 21,337 mm यहाँ पर होंगे। लेंथ अवर बफर्स या हेड कपलर्स की अगर बात करते तो 22,297 mm यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हाइट फ्रॉम रेल लेवल्स की अगर बात करें तो ये यहाँ पर 4,025 mm यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर की अगर बात करें तो ये यहाँ पर 14,725 mm यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर ICF एवं RCF कोचेस के रिगार्डिंग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेड स्टॉक ऑफ बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन का यहाँ पर लेंथ अवर हेड स्टॉक पूछा गया है। लेंथ अवर हेड स्टॉक बॉक्सन वैगन के केस में 9,784 mm यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेंथ अवर कपलर जो होते हैं बॉक्सन वैगन का वो 10,713 mm यहाँ पर होते हैं। वहीं बोगी सेंटर की बीच के डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 6,024 mm यहाँ पर बॉक्सन वैगन के केस में दो बोगियों के बीच सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए व्हाट इज द लेंथ अवर कपलर ऑफ BRN वैगन्स। BRN वैगन के केस में यहाँ पर लेंथ अवर कपलर पूछा गया है। लेंथ अवर कपलर जो होता है यहाँ पर 14,645 mm यहाँ पर होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं लेंथ अवर हेड स्टॉक की अगर बात करें तो ये यहाँ पर 13,716 mm यहाँ पर होते हैं। ब्रेथ की अगर बात करें तो ब्रेथ यहाँ पर 28,045 mm। बोगी सेंटर के बीच डिस्टेंस जो होते हैं वो यहाँ पर 9,144 mm यहाँ पर बोगी सेंटर्स अंडर BRN वैगन्स के अंतर्गत यहाँ पर बोगी सेंटर्स के बीच डिस्टेंस 9,144 mm यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इन वैगन्स व्हेन द डट कलेक्टर शुड बी क्लीनेड। वैगन के अंतर्गत जो डट कलेक्टर है वो कब क्लीन किए जाने चाहिए तो ड्यूरिंग RH रूटीन ओवरऑलिंग के दौरान यहाँ पर डट कलेक्टर को यहाँ पर क्लीन किया जाना चाहिए।
बैगन के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डक्ट कलेक्टर का काम होता है कि जो ब्रांच पाइप में भेजने से पहले जो एयर प्रेशर होते हैं उसको यहाँ पर फिल्टर करके भेजना यहाँ पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर थिकनेस ऑफ थोरो फ्लोर ऑफ आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज। आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज के थोरो फ्लोर्स का थिकनेस पूछे गए हैं जो कि यहाँ पर 3 mm होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो IRSM 41 का प्रयोग किए जाते हैं। IRSM जिसे कॉटन स्टील के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अगर तो इसमें 2 mm थिकनेस के साइड वाल का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। 1.6 mm की अगर बात करें तो रूफ थिकनेस जो होते हैं 1.6 mm के यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ एंकर लिंक्स। एंकर लिंक्स का यहाँ पर लेंथ पूछा गया क्या होते हैं। तो एंकर लिंक्स का लेंथ जो होता है वो 451 ± 1 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एंकर लिंक की अगर बात करें तो यह बोगी बुलस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच यह कनेक्टेड होते हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो प्रत्येक बोगी में 2 के नंबर्स में होते हैं एवं प्रत्येक कोचेज के अंतर्गत 4 के नंबर्स में होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अगर बात करें बोगी होती है तो इस प्रकार से यहाँ बुलस्टर है डायगोनली बेसिस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में यहाँ पर लगे होते हैं। डायगोनली बेसिस पर 2 के नंबर्स में प्रत्येक बोगी में इनका मेन काम होता है इनको डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो ट्रैक्टिव एवं ब्रेकिंग फोर्स को यह एब्जॉर्व कर सके। साथ ही साथ जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो रेशनल मूवमेंट होते हैं बुलस्टर्स का वो यहाँ पर एंकर लिंक के माध्यम से यहाँ पर कंट्रोल किए जा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल गेज फॉर एक्सल गाइड ऑफ 13 टन बोगी। 13 टन बोगी के लिए जो एक्सल गाइड के लिए जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल गेज का जो लेंथ होता है वो 570 ± 1 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट इज रेफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो फाइंड आउट किए जाते हैं इनके लिए कौन से आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स को रेफर किए जाते हैं वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कैसना बोगी के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए अगर बात करें तो G95 आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स को रेफर किए जाते हैं इनके इंस्ट्रक्शंस एवं मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें G97 का तो यह फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत एयर ब्रेक सिस्टम से संबंधित होते हैं। G16 अक्सर पूछे जाते हैं जो कि पुराने जो वैक्यूम ब्रेक्स के जो बॉक्स वैगन आते थे इनके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड है। G70 जो है वो बॉक्स एंड वैगन के लिए होते हैं। G73 की अगर बात करें तो यह बॉबार एंड वैगन के लिए होते हैं। G76 जो है वह CBC फॉर लाइन स्टाफ्स। G80 जो है वह CBC फॉर वर्कशॉप्स के लिए होते हैं। G81 की अगर बात करें तो यह CTRV फिटेड ऑन कैसना बोगी। G86 की अगर बात करें तो यह BTP GLN वैगन के लिए होते हैं। G90 की अगर बात करें तो यह BTPN वैगन के लिए होते हैं। G92 की अगर बात करें तो स्लैक एडजस्टर्स जो कि IRS 600 के लिए जो होते हैं इनके इंस्पेक्शन मेंटेनेंस से संबंधित यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस इन G92 के माध्यम से जारी किए जाते हैं। G100 की अगर बात करें तो यह ATL के लिए होते हैं ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के लिए। G112 की अगर बात करें तो LCCF 20C बोगी एवं LWLH 25 बोगी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा G113 की अगर बात करें तो क्लास के टाइप की जो CTRB है जो 25 टन एक्सल बोगी के लिए प्रयोग किए जाते हैं इसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं। इसके अलावा G114 की अगर बात करें तो V ग्रुप वाले जो BFNV वैगन्स होते हैं इनके लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं। G116 की अगर बात करें तो BCCW यानी बोगी कवर्ड हॉपर टाइप के जो वैगन्स होते हैं इनके लिए इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर G116 के अंतर्गत यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो भी आपको आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स से रिलेटेड जो यहाँ पर बताए गए हैं इसको आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इससे संबंधित अक्सर प्रश्न यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ साइड बियर्स आर फिटेड इन कैसनप 22W बोगी। कैसनप 22W बोगी के अंतर्गत
किस प्रकार के साइड बेयर का प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहले यहाँ पर रोलर टाइप का प्रयोग किए जाते थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर मेटल बॉन्डेड रबर पैड का प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत मोस्टली जो है वो पॉलीयूरेथीन साइड बेयर का प्रयोग यहाँ पर किए जा रहे हैं। वैगन के अंतर्गत अलग अलग जो वेरिएंट्स है कैसनव बोगी के इसमें देखने को मिलते हैं PU टाइप्स के साइड बेयर्स। इसके अलावा अगर बात करें कैसनव 22HS का, इसमें स्प्रिंग लोडेड CC टाइप्स कांस्टेंट कॉन्टैक्ट एवं पॉलीयूरेथीन दोनों प्रकार के यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ पिवट इज यूज्ड इन कैसनव 22WM, 22NL एंड अदर टाइप ऑफ कैसनव ट्रॉली। यहाँ पर पूछा है किस प्रकार के यहाँ पर सेंटर पिवट्स का प्रयोग यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं कैसनव 22WM एवं 22NL के बोगी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो बोगी के वेरिएंट जो कैसनव के दिए गए हैं इसमें किस प्रकार के पिवट जो प्रयोग किए जाते हैं वो पूछे गए। तो इसमें UIC स्फेरिकल टाइप का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कैसनव 22HS का, तो इसमें यहाँ पर फ्लैट टाइप के बोगी का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यू नैरो जो एडॉप्टेड बोर्ड सीट टू क्राउन सीट्स, और यहाँ पर कंडमिंग लिमिट पूछे गए हैं एडॉप्टेड बोर्ड सीट टू क्राउन सीट्स का। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर हम नैरो जॉब के केस में यहाँ पर देखेंगे। तो नैरो जॉब के केस में अगर बात करें एडॉप्टर बोर्ड सीट टू क्राउन सीट्स की डायमेंशन का, तो इसमें 26.2 mm न्यू कंडीशन में, 22.7 mm यहाँ पर कंडम कंडीशन में होते हैं, जबकि बियर लिमिट इसका 3.5 mm यहाँ पर होते हैं। पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर न्यू नैरो जॉब एडॉप्टर के लिए बोर्ड सीट टू क्राउन सीट्स की डायमेंशन पूछा गया जो कि 26.2 mm यहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। जबकि नेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पर कंडमिंग पूछे गए जो कि 22.7 mm, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप अलग अलग जो यहाँ पर न्यू कंडीशन एवं बॉन्ड कंडीशन में यहाँ पर आप याद रख सकते हैं नैरो बोर्ड सीट टू क्राउन सीट्स का यहाँ पर डायमेंशन। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर वाइड जॉब के केस में अगर देखें यहाँ पर, तो वाइड जॉब केस में यहाँ पर नए कंडीशन में 48.5 mm, बॉन्ड कंडीशन में 45 mm, बॉन्ड लिमिट यहाँ पर 3.5 mm यहाँ पर होते हैं। मॉडिफाइड वाइड जॉब की अगर बात करें तो इस केस में यहाँ पर 25.5 mm नए कंडीशन में, बॉन्ड कंडीशन में यहाँ पर 22 mm यहाँ पर होते हैं, बॉन्ड लिमिट यहाँ पर 3.5 mm यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग जो जॉब होते हैं एडॉप्टर्स, इसमें नैरो जॉब, वाइड जॉब एवं मॉडिफाइड वाइड जॉब, इसमें आप यहाँ पर एडॉप्टर बोर्ड सीट टू ग्राउंड सीट्स का नए बॉन्ड एवं बॉन्ड लिमिट्स, बियर लिमिट्स का यहाँ पर डायमेंशन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली इन सेम एक्सल। सेम एक्सल जो ब्रॉड गेज के सेम एक्सल के ऊपर चाहे वो कोई चीज़ हो वैगन्स हो, इसमें 4 व्हीलर ट्रॉली के लिए यहाँ पर जो व्हील ट्रेड डायमीटर के जो लिए जो परमिसिबल वेरिएशन जो लिमिट तय किए गए हैं वो 0.5 mm यहाँ पर तय किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम व्हील डायमीटर ऑफ कैसनव बोगी इज। कैसनव बोगी के मिनिमम व्हील डायमीटर पूछा गया है। तो नए कंडीशन में 1000 mm, लास्ट ऑफ इशू साइज 919 mm, कंडम कंडीशन में 906 mm पर यहाँ पर सर्विस से कंडम किए जाते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम पूछा गया था 906 mm, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ICF के व्हील डायमीटर की अगर बात करें तो इसमें 915 mm नए कंडीशन में, लास्ट ऑफ इशू साइज 836 mm और कंडम कंडीशन में 825 mm पर सर्विस से कंडम यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वंदे भारत के केस में अगर बात करें तो 952 mm नए कंडीशन में, लास्ट ऑफ इशू साइज 896.5 mm और कंडम कंडीशन में यहाँ पर
77 mm पर यहाँ पर सर्विस से कंडम किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर BLC की अगर बात करें, जिसमें LCCF 20C बोई का प्रोविजन किए गए हैं, इसमें नए कंडीशन में व्हील डायमीटर 840, लास्ट ऑफ इशू साइज 793 mm और 780 mm पर सर्विस से कंडम कर दिए जाते हैं। इसके अलावा LHB कोच की अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें फिएट बोई का प्रोविजन किए गए हैं, इसमें नए कंडीशन में 915 mm, लास्ट सॉफ्ट इशू साइज 862 mm, जबकि वेव थिकनेस अगर जिस चक्के का 14 + -3 mm +3 -0 mm है, तो उस केस में यहाँ पर जो कंडमिंग व्हील डायमीटर होगा 855 mm यहाँ पर होंगे, जबकि 17 + 3 -0 mm के लिए जो वेव थिकनेस के लिए जो कंडमिंग व्हील डायमीटर होते हैं वो 845 mm यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। हेड स्टॉक से बफर प्रोजेक्शंस का स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछा गया है, तो जो कि यहाँ पर 635 mm यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक की अगर बात करें, तो यह 584 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ICA बफर प्लंजर कौन से मटेरियल का बने होते हैं, तो यह कास्ट स्टील का बना होता है। डायमीटर बफर प्लंजर की अगर बात करें तो 457 mm होते हैं। मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक 127 mm होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर्स एट वन एंड, एक ही एंड पर 2 बफर्स के बीच के डिस्टेंस 1956 mm यहाँ पर होते हैं। जबकि मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप की अगर बात करें, ग्रॉस लोड एवं बर्न कंडीशन में अगर बात करें तो 75 mm यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन द पैसेंजर ट्रेन्स द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप का डायमीटर यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन के केस में पूछा गया है, जो कि 25 mm यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट्स। ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट्स का टॉर्क वैल्यू कितना होता है, तो 170 न्यूटन मीटर यहाँ पर ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट्स का यहाँ पर टॉर्क वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व्स। डंप वाल्व का पर्पस पूछा गया है, तो डंप वाल्व का पर्पस की अगर बात करें, तो डंप वाल्व के लाइन डायग्राम सबसे पहले देख ले कि डंप वाल्व जो डीबी से प्रेशर जो जाता है वह सबसे पहले यहाँ पर डंप वाल्व्स के पास जाते हैं। डंप वाल्व का कनेक्शन यहाँ पर प्रत्येक एक्सल पर जो ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं इससे होते हैं, यानी डंप वाल्व ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, जो सिग्नल यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा यहाँ पर रिसीव होते हैं। 24 वोल्ट डीसी पर यहाँ पर कार्यरत होते हैं डंप वाल्व्स, और 110 वोल्ट डीसी पर यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर कार्यरत होते हैं। प्रत्येक एक्सल के ऊपर जो स्पीड सेंसर लगे होते हैं, इसके माध्यम से यहाँ पर इसके स्पीड को यहाँ पर भेजे जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत। जब भी यहाँ पर गाड़ी के अंतर्गत सर्विस एप्लीकेशन किए जाते हैं, इस दौरान सारे जो एक्सल्स है इनके ऊपर सेम अप्रॉक्सीमेट स्पीड को मेंटेन रखने का काम यहाँ पर डंप वाल्व के जरिए किए जाते हैं। साथ ही साथ एक समान जो स्पीड रखते हुए व्हील स्किड को बचाते, यहाँ पर व्हील स्किडिंग को बचाने का काम जो होता है प्रोटेक्ट करने का, वो यहाँ पर डंप वाल्व के जरिए ही किए जाते हैं। यानी टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स एंड टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस लिए जाएंगे एज अ फंक्शन ऑफ डंप वाल्व्स। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर्स। स्पीड सेंसर का क्या पर्पस है, तो स्पीड सेंसर का पर्पस है यहाँ पर प्रत्येक एक्सल के ऊपर रिवोल्यूशंस को कंप्यूट करना, गणना करना, यहाँ पर स्पीड सेंसर का काम यहाँ पर होते हैं। उन्हें कंप्यूट करके वह माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पर भेजते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो फोनी भी लगे होते हैं, जिसमें 80 के नंबर्स में यहाँ पर 30 होते हैं, यहाँ पर स्पीड सेंसर लगे होते हैं। इनके बीच गैप जो होते हैं वो 0.9 से लेकर 1.4 mm के रेंज में होती हैं। एज ए पल्स जनरेटर के तौर पर काम करते हैं स्पीड सेंसर।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ़ द माइक्रो प्रोसेसर शोज 73 कोड्स मीन्स, अगर माइक्रो प्रोसेसर जो है डिस्प्ले यूनिट्स के ऊपर 73 कोड शो कर रहा है, इसका मतलब है परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल्स को यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 कोड जो है वो 1 एक्सेल के ऊपर परमानेंट फॉल्ट को बताता है। 99 कोड जो है वह होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 95 की अगर बात करें यहाँ पर तो 95 जो है वोलाटाइल फॉल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सिस्टम तो हेल्दी होता है लेकिन किसी कारणवश जो पुराने जो फॉल्ट्स वगैरह है वो यहाँ पर लॉग हो जाते हैं, जिससे इरेज किए जा सकते हैं। इसे वोलाटाइल फॉल्ट्स के तौर पर जाना जाता है। इसके लिए जो डिस्प्ले यूनिट पर कोड शो करता है वह 95 यहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इन LHB कोचेज वाइल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, LHB कोच के अंतर्गत जो वाइल है वह स्ट्रिक्टली रूप से प्रोहिबिटेड किए गए हैं। कहाँ पर? तो कपलर, हेड, नकल एवं लॉक ऑफ CBC के ऊपर यहाँ पर वाइल को स्ट्रिक्टली रूप से प्रोहिबिटेड किए गए हैं, मना किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोचेज, LHB कोच के ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक पूछा गया, जो कि 8 से लेकर 10 mm की रेंज में यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर 21 mm कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ब्रेक सिलेंडर जो यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं LHB कोच के अंतर्गत, इनका डायमीटर 10 इंच या 255 mm के रेंज में होते हैं, एवं मैक्सिमम प्रेशर जो LHB कोच के ब्रेक सिलेंडर का होता है वह 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। प्रत्येक एक्सल पर 2 के नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर होते हैं, प्रत्येक बोगी में 4 के नंबर्स में, एवं प्रत्येक कोच के अंतर्गत 8 के नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर मौजूद यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, 2 कोचेज विथ एज टाइप CBC विल डेफिनेटली कपल्ड इफ, 2 कोचेज जो एज टाइप के साथ है, एज टाइप CBC के साथ, वह डेफिनेटली कपल होंगे यदि कुछ कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें चेक करके बताना कि क्या क्या कंडीशन अगर टिक मार्क अगर होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर 2 कोच जो एज टाइप CBC के साथ है वह कपल माना जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करिए, अगर 2 कोच को कपल होने के लिए जो कुछ क्राइटेरिया जो होता है, इसमें जो रोटेटरी लॉक लीवर जो रिब के लिए जो होते हैं, रोटेटरी लॉक रिब जो होता है वो वर्टिकल कंडीशन में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इन्वर्टेड जो लॉकिंग के बाद जो होता है वो प्रॉपर रूप से क्लियर विजिबल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अनकपलिंग हैंडल है वो वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करने के बाद आप इंश्योर हो सकते हैं कि जो 2 कोचेज जो CBC के साथ है, एच टाइप CBC के साथ, वो यहाँ पर कपल कंडीशन में यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। एच टाइप CBC जो होते हैं वो यहाँ पर एंटी क्लाइमिंग फीचर्स के साथ आते हैं, जो ड्यूरिंग एक्सीडेंट एक दूसरे के ऊपर या नहीं चढ़ पाते हैं। इनके हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज की अगर बात करें तो +-110 mm, जबकि वर्टिकल गैदरिंग रेंज जो होता है वो यहाँ पर +-90 mm के रेंज में यहाँ पर एच टाइप CBC के लिए यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन अ CBC ऑफ LHB कोच जॉ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन द नकल इज इन डैश, जो जॉ गैप गेज टेस्ट जो यहाँ पर LHB कोच के अंतर्गत किए जाते हैं वो कब किए जाने चाहिए? जब यहाँ पर नक्कल जो है वो क्लोज कंडीशन में है, ताकि यहाँ पर अगर 2 प्रकार के जो यहाँ पर गेज होते हैं अगर पास होते हैं, सेकेंड यहाँ पर पास नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के टेस्ट को यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि जो भी कोई टेन पार्टिंग वगैरह की जो समस्या, अनकपलिंग की जो समस्या है, इसको यहाँ पर ओवरकम किए जा सके। तो इसको देखते हुए यहाँ पर नक्कल को क्लोज कंडीशन में रखते हुए जॉ गैप गेज टेस्ट को यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोज कंडीशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर DB इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, DB जो है वह डायरेक्टली रूप से कहाँ पर माउंटेड होते हैं? तो यह कॉमन पाइप ब्रैकेट CPB के अंतर्गत डायरेक्टली रूप से माउंटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन BLC कंटेनर वैगन्स फॉर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन्स विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। BLC कंटेनर वैगन के अंतर्गत ब्रेक पावर रेशियो को यहाँ पर डिक्रीज एवं इंक्रीज करने के लिए एम्प्टी एवं लोडेड कंडीशंस के अंतर्गत दौरान
जो वैगन के अंतर्गत किस प्रकार के डिवाइस प्रोवाइड किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें एम्प्टी एवं लोडेड कंडीशन को यहाँ पर सेंस करने के लिए लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रयोग किए जाते हैं, LSD। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। LSD की अगर बात करें तो यह बोलस्टर्स के साथ अटैच होते हैं। नीचे जो लोअर प्लैंक प्लेट्स होते हैं इनके बीच गैप जो है वो 16 ± 1 mm के रेंज में यहाँ पर होनी चाहिए। नंबर्स की अगर बात करें तो 0, 1 LSD प्रत्येक बोगी में लगे होते हैं BLC वैगन के, और 2 के नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक BLC वैगन के अंतर्गत लगे होते हैं। बॉबियन एवं बोवारन के केस में प्रत्येक वैगन के में 1 के नंबर्स में LSD यहाँ पर लगे होते हैं। एम्प्टी कंडीशन में यहाँ पर 2.2 kg का प्रेशर्स, जबकि लोडेड कंडीशन में यहाँ पर 3.8 kg का प्रेशर यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत भेजे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इन केस ऑफ हॉट एक्सल्स। हॉट एक्सल के केस में जो मैक्सिमम स्पीड ट्रेन की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। अगर वो कोई मेन लाइन के ऊपर है अगर है तो किसी कोचेज या वैगन के अंतर्गत अगर हॉट एक्सल की अगर प्रॉब्लम पाया जाता है तो ट्रेन को नियरेस्ट स्टेशन जिसे लूप लाइन वगैरह में लेने के लिए मैक्सिमम जो यहाँ पर निर्धारित सेफ स्पीड जो है वह 20 kmph या लोको पायलट के विवेक के आधार पर इस पर जो स्पीड लिमिट है वो यहाँ पर तय किए जाते हैं ताकि लूप लाइन में यहाँ पर लिए जा सके और फर्दर एग्जामिन किए जा सके कि यह क्या इनमें समस्या है। तो यहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर्स यहाँ पर नहीं होते हैं, यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, इन अ कैसना बोगी वाइल मैचिंग द कॉइल स्प्रिंग्स यानी आउटर इनर एवं स्नबर स्प्रिंग्स द वेरिएशन ऑफ इट्स फ्री हाइट शुड बी इन मेंटेन नॉट मोर देन। यहाँ पर बोला गया कि कैसना बोगी में जो अलग अलग प्रकार के जो स्प्रिंग्स होते हैं जिसमें आउटर स्प्रिंग्स, इनर स्प्रिंग्स एवं स्नबर स्प्रिंग्स 3 प्रकार के वेरिएंट जो आते हैं, जब भी इनको अगर एक दूसरे के साथ यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं तो इनमें फ्री हाइट जो सेम ग्रुप के अंतर्गत है वो यहाँ पर मेंटेन रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह लिमिट 3 mm का यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग्स बीइंग यूज्ड इन LHB नॉन AC कोचेज। LHB नॉन AC कोचेज के अंतर्गत जो यहाँ पर एयर स्प्रिंग्स कौन सी एयर स्प्रिंग कैपेसिटी का प्रयोग किए जाते हैं तो वो यहाँ पर 140 kN का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके कलर कोड की अगर बात करें तो इसका कलर कोड जो होता है वो रेड कलर कोड यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। अगर बात करें इसके अलावा तो 180 kN के लिए ग्रे कलर्स होते हैं। 160 kN कैपेसिटी वाली एयर स्प्रिंग का कलर कोड स्काई ब्लू कलर्स होते हैं, जबकि 120 kN वाले एयर स्प्रिंग का कलर कोड लाइट ग्रीन कलर्स यहाँ पर होते हैं। एयर स्प्रिंग की अगर हाइट की अगर बात करें तो 289 से लेकर 294 mm की रेंज में यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, इफ द WSP माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ इवन आफ्टर द फुल चार्जिंग ऑफ AP and BP देन डैश ऑफ WSP में भी डिफेक्टिव्स। जो WSP के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अगर बात करें स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील्स, डंप बाल्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, प्रेशर स्विच जैसे जो कुछ कंपोनेंट सब कंपोनेंट जो होते हैं इनमें किस कंपोनेंट्स के डिफेक्टिव होने के केस में यहाँ पर हम बात करें तो अगर BP एवं AP दोनों अगर यहाँ पर फुल चार्ज होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर WSP माइक्रो प्रोसेसर अगर ऑफ कंडीशन में है तो इसमें WSP का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर डिफेक्टिव होगा वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। सबसे पहले आप जान लें कि जो अलग अलग जो कंपोनेंट लगे हैं WSP के इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग यहाँ पर होते हैं। मेनली जो प्रेशर स्विच जो ब्रेक पैनल के अंतर्गत लगे होते हैं इनका काम होता है जो WSP सिस्टम को यहाँ पर ऑन या ऑफ करना। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो WSP के अंतर्गत FP प्रेशर अगर 1.8 kg से ज़्यादा एवं जाता है तो वह प्रेशर स्विच WSP के एक्टिवेट कर देते हैं और WSP को सेटअप करने के लिए प्रेशर जो है वह बिलो 1.3 kg होने पर सेटअप कर देते हैं। तो मेनली जो प्रेशर स्विच जो ब्रेक पैनल के अंतर्गत लगे होते हैं इनका काम होता है WSP डिवाइस को एक्टिवेट एवं डीएक्टिवेट करना। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर फुल चार्जिंग और AP एवं BP अगर है उसके बावजूद भी WSP का जो फंक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का वो यहाँ पर ऑफ कंडीशन में है तो इसका मतलब है कि WSP के अंदर जो कंपोनेंट है प्रेशर स्विच वो यहाँ पर डिफेक्टिव कंडीशन में यहाँ पर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो डंप वाल्व जो है वो ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मेडिकल रिलीफ बस शुड स्टार्ट फ्रॉम बेस स्टेशन विद इन 10 मिनट्स फॉर डायरेक्ट डिस्पैच। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट डिस्पैच के लिए यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्ट डिस्पैच के कंडीशन के केस में जो मेडिकल रिलीफ बस बेस स्टेशन से यहाँ पर स्टार्ट हो जानी चाहिए कितने मिनट के अंदर, तो 20 मिनट के अंतर्गत यहाँ पर स्टार्ट हो जानी चाहिए डायरेक्ट डिस्पैच के केस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए अंडर विच सर्कमस्टांसेज एज लेट डाउन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 रिप्लाई फॉर एन एप्लीकेशन अपील और रिप्रेजेंटेशंस इज मैंडेटरीली टू बी गिवन इन हिंदी। यहाँ पर बोला है कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के कौन से सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत यह दिया जाना चाहिए कि कोई भी जो एप्लीकेशन या अपील या जो रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर आते हैं उसका जवाब यहाँ पर हिंदी में दिए जाने चाहिए। तो यह रूल 5 जो है यहाँ पर टोटल 12 रूल्स होते हैं, इनमें से 5वें रूल्स के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों इत्यादि का जवाब जो है उसका जवाब भी हिंदी में दिया जाना चाहिए, यह बताया गया है। तो अगर यहाँ पर बोला है किस सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत हिंदी में जवाब देना चाहिए, तो जब कोई भी लेटर्स एम्प्लॉय के द्वारा अगर सबमिट किए जाते हैं एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन या अपील वगैरह अगर हिंदी में जारी किए जाते हैं तो उस केस में भी जवाब जो है यहाँ पर वह हिंदी में ही दिए जाने चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है, बोला गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर रूल 9 के अंतर्गत प्रोफिशिएंसी इन हिंदी के बारे में बताया गया है, हिंदी में प्रवीणता के बारे में। रूल 10 की अगर बात करें तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। एवं रूल 12 की अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग, अनुपालन का उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। अगर बात करें तो इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ हिंदी के आधार पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स को 3 रीजन्स के अंतर्गत क्लासीफाई किए गए हैं इंडिया कंट्री को, जिसमें ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स हैं, और यह तमिलनाडु स्टेट के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर बात करें इफेक्टिव कब हुए थे ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976, तो यह 17 जुलाई 1976 को यह प्रभाव में आया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑन व्हिच रिपोर्ट डज द प्रेसिडेंट इशू ऑर्डर्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रेसिडेंट किसके रिपोर्ट पर ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में अपना जो ऑर्डर्स है वह यहाँ पर इशू करते हैं, तो यह राजभाषा डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट जो है वो अपना ऑर्डर्स जारी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी इशूड इन द बाइलिंगुअल फॉर्म। यहाँ पर बोला गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो कि 10 मई 1963 को प्रभाव में आया था, अमेंडमेंट इसका 1967 के अंतर्गत किया गया था। इसको लाने का जो मेन पर्पस था कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग कंटिन्यू रखा जा सके, इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया गया था। इसमें जो अलग अलग सेक्शंस जो यहाँ पर बनाए गए हैं, इसमें जो सेक्शन 33 जो है इसमें जो डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं वह यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्म में मैंडेटरी रूप से यहाँ पर इशू किए जाने चाहिए, वो बताया गया है। टोटल डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर 13 के नंबर्स में यहाँ पर होते हैं, जिससे बाइलिंगुअल फॉर्म में जारी किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि यह जो प्रभाव में आया था सेक्शन 33, यह यहाँ पर 26 जैन 1965 को यहाँ पर प्रभाव में आया था। इसके लिए जो जारी किए जाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्म, दोनों फॉर्म बाइलिंगुअल फॉर्म में होते हैं और साइनिंग अथॉरिटी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। अगर बात करें कुछ एग्जांपल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स की अगर देखें तो जनरल ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, प्रेस कॉमिक्स एवं रिलीजेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लाइसेंसेज, परमिटेड, टेंडर नोटिसेज, फॉर्म्स, रेगुलेशंस, रूल्स इत्यादि जैसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्म में जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी इशूड इन द बाइलिंगुअल फॉर्म्स। यहाँ पर बुलाया कि निम्नलिखित में से कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर मैंडेटरी रूप से बाइलिंगुअल फॉर्म में यहाँ पर इशू किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर बात करें जनरल ऑर्डर्स हो या रेजुलेशंस हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे यहाँ पर बाइलिंगुअल हिंदी एंड अंग्रेजी फॉर्म में जारी किए जाने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बीच सब कमिटी ऑफ द Committee of Parliament on Official Language carry out inspections of the offices of the
मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवेज। यहाँ पर बोला गया कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो बनाए जाते हैं, जिसका टोटल मेंबर्स की अगर बात करें तो 30 नंबर्स में होते हैं और 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा से होते हैं और चेयरपर्सन जो होते हैं वो सेंट्रल होम मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं। अगर बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो इसे बनाया गया था 1976 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत इसको बनाए गए थे। इसमें अगर बात करें तो टोटल 3 सब कमेटी के बारे में बताया गया है, जिसमें सेकेंड सब कमेटी जो है वह रेलवे मिनिस्ट्री को ऑफिस का इंस्पेक्शन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वह सेकेंड सब कमेटी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कन्वेंशनली हु इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो पार्लियामेंट के ऊपर जो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए गए हैं, इसके चेयरपर्सन जो कन्वेंशनली जो यहाँ पर इलेक्टेड किए जाते हैं वह यहाँ पर सेंट्रल होम मिनिस्टर किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर ऑन द कमिटी ऑन पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो यहाँ पर संसद की राजभाषा समिति जो है उसमें टोटल राज्यसभा से कितने मेंबर्स आते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 20 फ्रॉम लोकसभा और 10 फ्रॉम राज्यसभा से यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर राज्यसभा के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर 10 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 जो कि 70 जुलाई 1976 को लाया गया था, इसमें टोटल 12 रूल्स के बारे में बताया गया है। इसमें अगर बात करें इसके अमेंडमेंट का, तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो 1987 के अंतर्गत किया गया था, सेकेंड 2007 एवं थर्ड की अगर बात करें तो 2011 के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रकार के ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स को यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए थे। यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट के लिए पूछा गया था, तो 1987 यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बाय विच रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन हिंदी विल बी रिप्लाइड इन हिंदी। यहाँ पर बोला गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के अंतर्गत टोटल जो 12 रूल्स के बारे में बताया गया, इसमें कौन से रूल्स के आधार पर कम्युनिकेशन अगर रिसीव होता है हिंदी में, इसका जवाब भी हिंदी में दिया जाना चाहिए, या रूल 5 के अंतर्गत यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें कोई भी पत्र यहाँ पर रिसीव होता है अगर हिंदी में तो इसका जवाब भी हिंदी में दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें अदर ऑप्शंस का, तो रूल 2 के अंतर्गत डिफिनेशंस के बारे में बताया गया है। रूल 3 की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन टू स्टेट्स। रूल 4 के अंतर्गत कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ द रीजन्स ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरेटरीज हैव बीन मेड इन द टर्म्स ऑफ यूज ऑफ हिंदी। हिंदी के यूज के आधार पर अगर बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अंतर्गत जो कंट्री को क्लासीफाई किए गए हैं 3 रीजन्स में किए गए हैं, ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स में किए गए हैं, जो कि यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपर यह अप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर 3 रीजन्स करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।